हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका जिस तरह से रोहित को देखकर चीख पड़ी थी, उसकी आवाज़ अपने कमरे में मौजूद तीनों बच्चों ने भी सुन ली थी। तीनों बच्चों ने जब अपनी मम्मा की आवाज़ सुनी तो वो एकदम से हड़बड़ा गए। उनको एकाएक समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ, मगर पहले ही पल तीनों बच्चे अपनी माँ की आवाज़ को पहचान गए। रिया, जो कि दोनों भाइयों में छोटी थी, उसने जब अपनी मम्मा की आवाज़ सुनी तो वो बुरी तरह से डर गई। उसने अलेक्जेंडर और आर्यन की ओर देख कर कहा, ये मम्मा इस तरह से क्यों चीखी हैं? आखिर क्या हुआ उनको? तभी अलेक्जेंडर ने हड़बड़ाते हुए रिया से कहा, हमें उनके कमरे में जाकर देखना चाहिए। ना जाने इतनी रात को मम्मा इस तरह क्यों चीखी हैं। तीनों बच्चे बुरी तरह से घबरा गए थे। उन्होंने जल्द ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला। वो जल्दी से निकलकर रोहित के बेडरूम के दरवाजे के बाहर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद है। वहीं इधर दूसरी तरफ अनिका अचानक से बेहोश हो गई थी। वो इतनी ज़्यादा डर गई थी कि पहले तो उसकी चीख निकल गई और उसके बाद उसका सर घूमने लगा था। वो अपने आप को काबू में नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी अनिका का सिर घूमा और वो बेहोश हो गई। अनिका के गिरने की आवाज़ जैसे ही रोहित को पड़ी, रोहित ने अचानक से अनिका की तरफ देखा। हालांकि अनिका जब चीखी थी उस वक्त रोहित ने उसे देखा था, मगर वो उठकर उसके पास जा पाता, इतने में अचानक ही अनिका बेहोश हो गई। रोहित ने देखा कि अनिका फर्श पर बेहोश पड़ी है। अनिका को इस तरह से देखकर वो बुरी तरह से घबरा गया। वो जल्दी से अनिका के पास आया। रोहित ने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका, अपनी आंखें खोलो। अनिका, अनिका, क्या हुआ तुम्हें? मेरी बात सुनो। मगर अनिका पर रोहित की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आखिर में जब अनिका ने अपनी आंखें नहीं खोली तो रोहित और भी ज़्यादा डर गया। उसने अनिका को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटाया। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में बाहर से बच्चों के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। रोहित को एहसास हो गया कि तीनों बच्चे दरवाजे के बाहर खड़े हैं और वो अपनी मम्मा की चीख सुनकर वहाँ पर आए हैं। रोहित ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। रोहित ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रिया एकदम से घबराती हुई बोली, क्या हुआ डैड? मम्मा इस तरह से क्यों चीख रही हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? तभी अलेक्जेंडर और आर्यन ने कहा, हाँ डैड, हम अपने कमरे में सोने जा रहे थे। इतने में अचानक से मम्मा के चीखने की आवाज़ आई। उनको क्या हुआ है? तीनों बच्चे रोहित से इतने सवाल कर रहे थे। इतने में रोहित सामने से हट गया। तीनों बच्चों ने देखा कि सामने बिस्तर पर अनिका लेटी हुई है। उसकी आंखें बंद थी। तीनों बच्चों ने जब अपनी मम्मा की ऐसी हालत देखी तो बुरी तरह से हैरान हो गए। उनको समझ नहीं आया कि आखिर अचानक उनकी मम्मा को क्या हो गया था। अभी कुछ देर पहले ही अनिका बच्चों के साथ डिनर कर रही थी और उसके बेहद अच्छे तरीके से तीनों बच्चों को गुड नाइट कहा था। लेकिन अब अचानक अनिका की ऐसी हालत देखकर तीनों बच्चे स्तब्ध खड़े थे। तभी रिया दौड़कर अनिका के पास गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे थे। वो अपनी मम्मा को इस तरह से बेहोश देखकर बुरी तरह से परेशान हो गई थी। रोहित ने देखा कि रिया बेहद ही ज़्यादा परेशान हो गई है। वो झट से दौड़कर रिया के पास गया। उसने रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, अनिका बस बेहोश हुई है। मुझे लगता है कि इसने किसी चीज़ का कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है और इसी कारण से ये बेहोश हो गई। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी अनिका को होश आ जाएगा। इतना कहने के बाद रोहित ने पहले तो अनिका के चेहरे पर पानी की कुछ बूंदें मारी, मगर इसके बाद भी अनिका होश में नहीं आई। ये देख अलेक्जेंडर और आर्यन भी अनिका के सामने आकर खड़े हो गए। इस वक्त दोनों भी अपनी मम्मा को देख रहे थे। उनको भी अंदर ही अंदर टेंशन हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका के साथ क्या हुआ था। वो कभी अनिका को देखते तो कभी रोहित को देखते। दोनों कहीं ना कहीं मन में यही सवाल सोच रहे थे कि आखिर अनिका ने किस चीज़ का स्ट्रेस लिया होगा। तभी अचानक से अलेक्जेंडर को याद आया कि पिछली रात अनिका सोई नहीं थी और पूरी रात लैपटॉप के सामने बैठी थी। ये ख्याल आते ही उसने रिया की तरफ देखकर कहा, देखा रिया, पिछली रात मम्मा लैपटॉप की स्क्रीन के सामने पूरी रात बैठी रही। मुझे लगता है उसी का असर है कि इस वक्त मम्मा को चक्कर आया है। अलेक्जेंडर ने यह बात रिया को इसलिए कही थी ताकि रिया भी ये बात समझे और वो भी ज़्यादा देर तक स्क्रीन के सामने ना बैठी रहे। मगर इस वक्त रिया इस हालत में नहीं थी कि वो अलेक्जेंडर की बात समझे और वो अलेक्जेंडर को कुछ जवाब दे। मगर रोहित ने जब अलेक्जेंडर की बात सुनी तो उसने भी दिमाग लगाते हुए खुद से कहा कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी रात अनिका जागी थी, इस कारण से अनिका बेहोश हुई थी। मगर अनिका के चेहरे को देखकर रोहित को यही लग रहा था कि यहाँ बात कुछ अलग ही थी। इसलिए रोहित लगातार अनिका को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, मगर अनिका की आंखें खुल ही नहीं रही थी। इतनी देर में अचानक से रोहित का फ़ोन बजा। उसने देखा कि फ़ोन उसके सिक्योरिटी ऑफिसर का था।
रोहित ने तभी एहसास किया कि अनिका की चीख बाहर तक गई थी, इसलिए उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने उसके पास फ़ोन किया था। रोहित ने तभी कुछ सोचा और उसने तीनों बच्चों को देखकर कहा, तुम लोग अनिका के साथ रहो, मैं अभी तुरंत आया, तुम लोग यहीं रहना। इतना कहने के बाद रोहित वहाँ से चला गया। अलेक्जेंडर अभी कुछ पूछता कि इतने में उसने देखा कि रोहित कमरे से निकल चुका है। रोहित कमरे से निकलकर सीधा मेन डोर के पास आया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, उसने देखा 4-5 सिक्योरिटी गार्ड और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर सामने खड़े थे। वो काफ़ी परेशान लग रहे थे। रोहित ने जब उन सब को देखा तो उसने उन्हें सारी बात बताई, जो कुछ भी अभी बेडरूम में अनिका के साथ हुआ था। रोहित की बात सुन चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से कहा, तो अभी घबराने की कोई बात नहीं है ना सर, सब कुछ ठीक है ना? इस बात पर रोहित ने कहा, मुझे लगता है कि अनिका जिस तरह से चीखी है उसके मन में कुछ चल रहा होगा, इसलिए अगर अभी कुछ देर में अनिका को होश नहीं आता है तो फिर किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। इसलिए तुम लोग रेडी रहना, कभी भी डॉक्टर को बुलाने की नौबत आ जाए। रोहित की बात सुनने के बाद उसके सारे गार्ड ने हामी भरी। इस वक्त रोहित चाहता तो वो डॉक्टर को बुला सकता था, मगर अभी रोहित के दिमाग में यही चल रहा था कि वो ऐसे ही डॉक्टर को अनिका को नहीं दिखाना चाहता था, क्योंकि रोहित जानता था कि अनिका की हालत इस वक्त कैसी थी और वो नहीं चाहता था कि अनिका की हालत के बारे में किसी को भी पता चले। इसलिए उसने डॉक्टर को ना बुलाने का रिस्क लिया था। उसे पूरा विश्वास था कि थोड़ी ही देर में अनिका होश में आ जाएगी, इसलिए उसने इस वक्त डॉक्टर को नहीं बुलाया था। मगर रोहित ने प्लान बी रेडी कर लिया था। वो जानता था कि अगर अनिका को होश नहीं आया तो उसने ये बात सिक्योरिटी ऑफिसर को कह रखी थी, ताकि अगर कभी डॉक्टर की ज़रूरत पड़े तो सिक्योरिटी ऑफिसर तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके पैराडाइज इंटरनेशनल बुला सके। अपनी बात कहने के बाद रोहित वापस से बेडरूम में चला गया। उसने देखा कि अनिका अभी भी बेहोश थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक सब कुछ ठीक था, पर अचानक से अनिका बेहोश कैसे हो गई थी। मगर तभी अचानक से रोहित के मन में यही ख्याल आया कि कहीं अनिका इस कारण से तो बेहोश नहीं हुई थी क्योंकि आज सुबह से ही रोहित अनिका के साथ बेरुखी के साथ बर्ताव कर रहा था। कहीं इसी कारण अनिका ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं थी, क्योंकि अनिका ने 2 से 3 बार रोहित से पूछा था कि आखिर रोहित को क्या परेशानी है और उसे क्या हुआ था। मगर रोहित बार बार बात को टाल देता या फिर अनिका को इग्नोर कर देता। इस वक्त रोहित को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। हालांकि रोहित को ये याद था कि अनिका के कारण ही वो आज दुखी महसूस कर रहा था, क्योंकि अनिका ने उससे एक झूठ कहा था और वो झूठ ये था कि अनिका को किसी अननोन नंबर से फ़ोन आया था और अनिका ने उससे कहा था कि उसे श्रेया का फ़ोन आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। मगर अब जब रोहित ने अनिका को ऐसी हालत में देखा तो उसे अंदर ही अंदर खुद पर गुस्सा भी आ रहा था और उसे बुरा लग रहा था। उसने मन ही मन यही सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब रोहित अनिका के साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। भले ही वो हर्ट क्यों ना हो जाए, मगर वो अनिका का पूरा ख्याल रखेगा। रोहित ने यह भी फैसला किया कि ना कभी वो अनिका को इग्नोर करेगा और ना ही वो कभी उसके साथ आज के जैसा बर्ताव करेगा। मगर रोहित मन ही मन यही दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द अनिका अपनी आंखें खोले, क्योंकि तीनों बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि अभी अनिका की ज़िंदगी पहले की तरह नहीं थी। उसकी ज़िंदगी में परेशानियां एक के बाद एक आती जा रही थी। जब से अनिका की याददाश्त गई थी, उसके बाद से अनिका के मन में क्या क्या चल रहा था और क्या नहीं, रोहित समझ रहा था। क्योंकि अनिका ने कई बार ये बात कही थी कि वो जब अपना चेहरा शीशे में देखती है तो उस चेहरे को वो पहचान नहीं पाती, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए यही है। और उसकी इस बात से रोहित अंदाज़ा लगा सकता था कि अनिका किस स्ट्रेस में होगी। इस वक्त रोहित बस मन ही मन यही प्रार्थना किए जा रहा था और अनिका को देखे जा रहा था। रोहित को अनिका के सामने बैठे हुए करीब 5 मिनट गुजर चुके थे। अब उसे अंदर ही अंदर बेचैनी सताने लगी थी। रोहित को एक पल के लिए ख्याल आया कि वो एक बार सनी के डॉक्टर से बात करके देखे, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं उसे सनी के डॉक्टर पर भरोसा था। हालांकि रोहित इस वक्त मनाली में था, इस कारण से वो किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता था। और वैसे तो रोहित चाहता तो राजलक्ष्मी से बात करके अपनी परेशानी बता सकता था, मगर रोहित नहीं चाहता था कि वो इस वक्त अनिका की इस हालत के बारे में राजलक्ष्मी को बताए, क्योंकि अगर उसने राजलक्ष्मी से ये बात कही तो फिर रोहित को डर था कि दादी माँ को या फिर आयशा मारवा को ये बात पता चल जाएगी। रोहित इस वक्त इतना डिस्टर्ब था कि क्या सही है और क्या गलत ये समझ नहीं पा रहा था। हालांकि रोहित बहुत ही समझदार और संयम रखने वाला शख्स था, मगर जब भी बात अनिका की आती थी रोहित एकदम से बेचैन हो जाता था। उसे समझ ही नहीं आता था कि वो सही कर रहा है या गलत। और इस वक्त जब उसने अपनी आंखों के सामने अनिका को बेहोश होकर ज़मीन पर गिरते हुए देखा तो रोहित के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था।
इसलिए बहुत कुछ सोचने के बाद अचानक से रोहित उठा और उसने अनिका के डॉक्टर को फ़ोन लगाया। 2 से 3 रिंग जाने के बाद ही सनी के डॉक्टर ने फ़ोन उठाया। वो अभी रोहित से कुछ कह पाते, इससे पहले रोहित ने फ़ोन के इस पार से ही डॉक्टर को सब कुछ कह सुनाया, जो कुछ अभी भी अनिका के साथ हुआ था। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद सनी के डॉक्टर ने फ़ोन के उस पार से कहा, मिस्टर मारवा, जैसा आपने बताया है, मुझे तो डर है कि कहीं अनिका मैडम को दिमागी तौर पर कोई झटका ना लगा हो, इसलिए मुझे एक बार वहाँ आकर चेक करना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ बता पाऊँगा। सनी के डॉक्टर ने जब ये कहा तो रोहित के दिल की धड़कन तेज़ हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं सनी के डॉक्टर ने अनिका के बारे में कुछ ऐसी बात कह दी थी जो रोहित ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो नहीं चाहता था कि इस वक्त अनिका को दिमागी तौर पर कोई झटका लगे या फिर कोई और कुछ। इस कारण से उसने अब बिना कुछ सोचे समझे ही सनी के डॉक्टर को प्रेसिडेंशियल सूट में आने के लिए कह दिया। आधे घंटे के अंदर डॉक्टर अनिका के सामने बैठे थे। वो अनिका को चेक कर रहे थे। इसी बीच उन्हें कुछ ऐसा पता चला कि उन्होंने हैरानी हुई। उन्होंने रोहित से कहा, अनिका जी की हालत बहुत गंभीर है और मुझे जिसका डर था वही हुआ है। ये सुनते ही रोहित के होश उड़ गए। अनिका के बारे में डॉक्टर के मुंह से जब रोहित ने वो बातें सुनी तो उसे बहुत हैरानी हुई। तभी रोहित ने डॉक्टर से पूछा कि आखिर डॉक्टर की किस चीज़ का डर था। इसके इस सवाल पर डॉक्टर ने जवाब दिया, अनिका जी किसी चीज़ से बुरी तरह से डर गई थी और उस डर के कारण उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है, और जब उनके दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ गया तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाई और आखिर में अनिका जी बेहोश हो गई। ऐसे में अक्सर हालात बहुत बड़े नाजुक हो जाते हैं, पर आप ऊपर वाले का शुक्रिया कीजिए कि अनिका जी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनका दिमाग अभी स्टेबल है और हार्ट बीट भी। रोहित ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका किस बात को लेकर डर गई थी, क्योंकि वो तो जब बेहोश हुई थी उससे पहले वो खाना खा रही थी और फिर वहाँ से सीधे रोहित के कमरे में आ गई थी। तो अब रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका के बेहोश होने का कारण क्या था। इस वक्त अनिका उसकी आंखों के सामने थी, मगर रोहित कहीं ना कहीं बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गया था। उसकी आंखों में नमी आ गई थी, मगर वो अभी बच्चों के सामने अपनी आंखों की नमी दिखाना नहीं चाहता था। वो कमज़ोर नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने इमोशन को कंट्रोल में रखा और डॉक्टर की तरफ देख कर कहा, डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अनिका को किस चीज़ का डर लगा, क्योंकि वो तो मेरे साथ ही थी। मैं यहाँ बिस्तर पर बैठा हुआ था और वो वहाँ पर खड़ी थी। फिर अचानक से वो चीखी और उसके बाद मैं कुछ पूछता या उसके पास जा पाता, वो ज़मीन पर गिर गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने खुद पहले से ट्राई किया कि वो होश में आ जाए, मगर जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो फिर मैंने आपको फ़ोन किया। डॉक्टर को रोहित सारी बातें बताकर चुप हो गया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ नज़र आ रही थी। डॉक्टर ये बात अच्छी तरह से समझ गए थे। डॉक्टर ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि रोहित अनिका से कितना प्यार करता था। इसी बीच अचानक से डॉक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रोहित ने जब उस मुस्कान को देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने डॉक्टर से पूछा, क्या हुआ डॉक्टर, आप इस तरह मुस्कुरा क्यों रहे हैं, क्या बात है? तभी डॉक्टर ने कहा, कितनी अजीब बात है ना। डॉक्टर अमृता, यानी आपकी पत्नी, लोगों के दिमाग का इलाज करती थी। लोगों को जब भी डर लगता था वो अनिका के पास आते थे। अमृता उनके दिमाग के उस डर को हमेशा के लिए भगा देती थी। आज वही डॉक्टर अमृता की ऐसी हालत हो गई, ना जाने उन्हें किस चीज़ का डर लगा और उनके दिमाग पर किस चीज़ का असर हुआ। मुझे तो समझ नहीं आता कि आखिर नियति उनके साथ क्या खेल खेल रही है। खैर, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है। कुछ देर में अनिका मैडम को होश आ जाएगा, तब आप उनसे आराम से पूछ लीजिएगा कि आखिर किस बात का डर है, क्योंकि मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अनिका जी के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जो शायद वो आपको बताना चाह रही होंगी या फिर बताने से झिझक रही होंगी, क्योंकि बिना डर के वो इस वक्त ऐसी हालत में नहीं जा सकती थी। आप उनका चेहरा देख रहे हैं, अभी भी उनके चेहरे पर वो डर आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा, देखिए। इतना कहने के बाद डॉक्टर ने अनिका के चेहरे की तरफ इशारा किया। रोहित ने जब अनिका के चेहरे को देखा तो वो हैरान हो गया। अनिका के चेहरे पर कहीं ना कहीं हल्का सा डर अभी भी नज़र आ रहा था। रोहित इस वक्त यही सोच रहा था कि आखिर अनिका के चेहरे पर किस चीज़ का डर था। तीनों बच्चे भी इस वक्त अपनी मम्मा को देखकर हैरान और परेशान थे। तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका को किस बात का डर था। रोहित अभी कुछ सोच पाता, इतने में उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनिका उसके साथ रहने में अनकंफर्टेबल महसूस करती है, इस कारण उसे ये डर है। मगर ये बात रोहित को डॉक्टर को बताने में ठीक नहीं लगी। उसने सोचा कि अगर उसने डॉक्टर को बता दिया तो फिर वो ना जाने क्या सोचेंगे, इस कारण से वो चुप ही रहा।
तभी रोहित ने डॉक्टर को थैंक्स कहा। इसके बाद डॉक्टर कमरे से बाहर चले गए। रोहित उनको दरवाजे तक छोड़ने आया। रोहित इस वक्त यही सोच रहा था कि आखिर अनिका को किस बात का डर है, क्योंकि रोहित भी अब ये बात अच्छी तरह से जान चुका था कि कहीं ना कहीं कुछ तो बात थी जो अनिका उससे छुपा रही थी। पहले रोहित को लगा था कि अनिका जब से खुद बताएगी तब वो सुनेगा, मगर अनिका को कभी फोर्स नहीं करेगा। मगर अब रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वो फोर्स करके अनिका से वो बातें जानने की कोशिश करे या नहीं, क्योंकि रोहित जानता था कि अगर उसने अनिका को फोर्स किया तो अनिका के दिमाग पर स्ट्रेस बढ़ सकता था और कहीं ना कहीं अनिका की हालत अभी और भी ज़्यादा खराब हो सकती थी। इस बात का डर रोहित को हमेशा ही लगा रहता था, इसलिए अब वो पूरी तरह से दुविधा में पड़ गया था। रोहित सोच ही रहा था, इतने में आर्यन कमरे से दौड़कर रोहित के पास आया। आर्यन को इस तरह दौड़ता हुआ देख रोहित कुछ कहता, इससे पहले आर्यन के मुंह से निकला, मम्मा को होश आ गया। आर्यन के मुंह से जैसे ही रोहित ने यह सुना, उसके दिल को राहत मिली। वो दौड़कर अपने कमरे की तरफ गया। रोहित जाकर अनिका के सामने खड़ा हो गया। अनिका की आंखें खुल चुकी थी। उसने जैसे ही रोहित को अपने सामने देखा वो घबराने लगी। उसकी घबराहट देख रोहित को कुछ समझ नहीं आया। वो अभी कुछ कहता इससे पहले रिया ने कहा, मम्मा मम्मा आप डर क्यों रही हैं, ये पापा हैं। रिया ने जिस तरह से ये कहा था, रोहित ने बीच में टोकना सही नहीं समझा। उसने तीनों बच्चों से कहा, शायद मुझे लगता है कि तुम्हारी मम्मा मेरे यहाँ होने से कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही हैं। मैं वहाँ बाहर टेरेस गार्डन में हूँ, तुम लोग अपनी मम्मा का ख्याल रखना। इतना कहने के बाद रोहित वहाँ से चला गया। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया था कि अनिका अब उससे डरने लगी थी। रोहित को वो पल याद आ रहा था जब अनिका घर आई थी और जब याददाश्त खोने के बाद उसने पहली बार अपनी आंखें खोली थी। उस वक्त अनिका बहुत ही ज़्यादा परेशान हुई थी और किसी को पहचानने से इनकार कर रही थी, मगर उस वक्त भी अनिका रोहित से इतनी ज़्यादा नहीं डरी थी। रोहित को देखकर इतनी ज़्यादा घबराई नहीं थी जितना इस वक्त वो नज़र आ रही थी। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका को क्या हो गया था, क्योंकि रोहित को लगा था कि जैसे जैसे वो अनिका के करीब आ जाएगा, उसको कंफर्टेबल करने की कोशिश करेगा, वैसे वैसे अनिका उसके साथ कंफर्टेबल होकर उसके रिश्ते में आगे बढ़ेगी। मगर अनिका के साथ सब उल्टा ही हो रहा था। मगर रोहित उसके पीछे का कारण नहीं जानता था। रोहित को ये नहीं पता था कि अनिका को कहीं ना कहीं ये लगता था कि रोहित का जो चेहरा है उसके पीछे एक और चेहरा है। इस कारण से अनिका ने मन ही मन में एक डर बैठा लिया था। उसे रोहित से कहीं ना कहीं अब डर लगने लगा था। रोहित टेरेस गार्डन पर ही यहाँ वहाँ घूमता रहा। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, पर वो अंदर अनिका के पास नहीं जाना चाहता था। इधर अनिका के सामने तीनों बच्चे बैठे हुए थे। तीनों अनिका को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। रिया लगातार अपनी कुछ कुछ बातें अनिका से शेयर कर रही थी। तभी अलेक्जेंडर और आर्यन ने देखा कि अनिका थोड़ी बहुत नॉर्मल लग रही थी। उन दोनों को लगा कि अब वो रोहित को जाकर बता दें कि अनिका अब नॉर्मल हो गई हैं, मगर उन्हें हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें यही लग रहा था कि अगर रोहित वहाँ पर दोबारा आया और अनिका फिर से घबरा गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि दोनों बच्चे अच्छी तरह से जानते थे कि इस वक्त वो दिल्ली में नहीं बल्कि मनाली में थे। यहाँ अगर अनिका फिर से घबरा गई तो तीनों बच्चे चाह कर भी अनिका को कितना ही संभाल लेंगे, और अगर यही चीज़ दिल्ली में होती तो वहाँ पर अनिका को संभालने के लिए बहुत लोग थे, और सबसे बड़ी बात वहाँ पर राजलक्ष्मी थी जो अनिका को आराम से संभाल सकती थी। इस कारण से वो दोनों बच्चे वहीं बैठे रहे। तभी रिया ने कहा, क्या हुआ मम्मा, आप इस तरह से चीखी क्यों थी और आप अचानक से बेहोश क्यों हो गई थी? आपको क्या लगा था? क्या किसी चीज़ से आपको डर लगा था? रिया के मुंह से जैसे ही डर शब्द निकला, अनिका को रोहित का वो डरावना चेहरा नजर आया। ये सोचने के बाद बुरी तरह से डर गई थी और फिर ना चाहते हुए भी वो बेहोश होकर फर्श पर गिर गई थी। अनिका ने अभी अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरा सर अचानक से घूमा और फिर मैं फर्श पर गिर गई, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अनिका ने रिया के सामने झूठ बोलते हुए कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो रोहित के बारे में रिया को वो बातें कहे। अनिका तो ये भी नहीं चाहती थी कि अभी वो तीनों बच्चों को रोहित के बारे में कुछ भी कहे, क्योंकि अनिका खुद श्योर नहीं थी कि आखिर रोहित इंसान कैसा था। उसे बस कहीं ना कहीं शक था रोहित पर, और अब वो शक बढ़कर 70% तक पहुंच गया था। मगर अनिका अभी भी 100% श्योर नहीं थी कि रोहित एक बुरा इंसान है और उसके चेहरे के पीछे एक और चेहरा है। इस कारण से अनिका ने मन में ये फैसला किया कि वो पहले रोहित के हर पहलू को जानेगी और उसके बाद ही उसके बारे में सभी को बताएगी।
इसलिए अनिका ने खुद को समझाना शुरू किया। उसे जैसे तैसे करके अभी रोहित के सामने रहना ही होगा, क्योंकि उसके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं है। इतने में अचानक से अनिका का फ़ोन बजा। जैसे ही अनिका ने अपना फ़ोन देखा, उसने पाया कि विकी का उसे एक मैसेज आया हुआ था। विकी ने उस मैसेज में लिखा था, कल सुबह 10 बजे मैं पैराडाइज होटल इंटरनेशनल आ जाऊंगा, तुम वहीं कैफ़े में रहना। हर बार की तरह जैसे मैं भेष बदल कर आता हूँ, वैसे ही इस बार भी आऊँगा। बाकी सब मुझ पर छोड़ देना। ये मैसेज पढ़कर अनिका का ध्यान थोड़ा सा भटका। वो अब रोहित के बारे में ना सोचकर कुसुम के केस के बारे में सोचने लगी, और वो मन ही मन ये सोचने लगी कि कल सुबह बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि वो और विकी मिलकर उस सीसीटीवी फुटेज को देखने वाले थे, जिसमें उनको पता चलने वाला था कि कुसुम के घर उस रात कौन आया था। थोड़ी देर बाद अचानक से घड़ी में घंटी बजी। घंटी की आवाज़ सुनते ही जब तीनों बच्चों ने घड़ी की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि रात के 12 बज चुके हैं। तीनों बच्चों को देख अनिका ने कहा, तुम लोग जाकर अपने कमरे में सो जाओ, मैं ठीक हूँ। रात बहुत ज़्यादा हो गई है, हम कल बात करते हैं। इतना कहने के बाद अनिका ने कुछ देर मन ही मन सोचा और फिर हिम्मत करने के बाद तीनों बच्चों से कहा, तुम सब जाओ, आज मैं यहीं इसी कमरे में सोऊंगी। तभी रोहित वहाँ आया। उसने अनिका की बातें सुन ली थी, इसलिए उसने कहा, अनिका देखो, अगर तुम्हें इस कमरे में मेरे साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं होता तो तुम बच्चों के कमरे में जाकर सो सकती हो, मैं यहाँ पर मैनेज कर लूँगा। अनिका ने जैसे ही ये सुना, उसने इनकार में सर हिला दिया। तभी रोहित ने तीनों बच्चों को वहाँ से जाने का इशारा किया। तीनों बच्चे अनिका और रोहित को गुड नाइट बोलने के बाद कमरे से निकल गए। अब रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो अनिका को क्या कहे। वो बात तो करना चाहता था, मगर उसे डर था कि कहीं अनिका फिर से डर ना जाए, घबरा ना जाए। इस कारण से रोहित ने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका कल सुबह बात करते हैं, अभी तुम भी सो जाओ। इसके बाद रोहित कंबल ओढ़कर सो गया। अनिका अपने फ़ोन के सामने बैठी हुई थी। वो मन ही मन अभी कुछ सोच रही थी। इतने में अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया। उसने अपने फ़ोन में विकी को एक मैसेज टाइप करते हुए लिखा, कल हम मिलेंगे मगर कैफ़े में नहीं। मैं तुम्हें जिस जगह पर बुला रही हूँ वहाँ पर ठीक 11 बजे पहुँच जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इतना कहने के बाद अनिका ने गहरी सांस ली। उसके मन में क्या चल रहा था? आखिर अनिका ने मिलने की जगह को क्यों बदल दिया था? ये अनिका और आने वाला वक्त ही जानता था। गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिका ने जो मैसेज विकी को भेजा था वो उसे मिल गया था। उसका मैसेज पढ़ने के बाद विकी एकदम से हड़बड़ाकर अपने बिस्तर से उठ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अनिका को ये क्या हो गया था, क्योंकि उसने आज पहली बार विकी को कहीं बाहर मिलने के लिए बुलाया था। विकी इस वक्त गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने पहले तो सोचा था कि वो पैराडाइज इंटरनेशनल में ही अनिका से मिलेगा, मगर जब उसने अनिका का वो मैसेज पढ़ा उसके बाद अब वो भी सोच में पड़ गया और गहरे विचारों में चला गया। विकी अब समझ गया था कि ज़रूर अनिका के मन में कुछ चल रहा था, इसलिए उसने फैसला किया कि जब वो अनिका से कल सवेरे मिलेगा उस वक्त वो उससे क्या सवाल करेगा, क्योंकि विकी को कहीं ना कहीं डर था कि अगर वो अनिका से कहीं बाहर मिलता है तो किसी को भी शक हो सकता है, खासकर रोहित के गार्ड्स को जो अनिका के आसपास ही रहते थे। इसलिए अब विकी यही सोच रहा था कि उसे कल अपने असली रूप में अनिका से मिलने जाना चाहिए या फिर हर बार की तरह वो अपना भेष बदल ले। विकी यही सोचता रहा। इसी तरह ये रात खत्म हो गई। अगली सुबह सूरज की किरण जैसे ही रोहित के चेहरे पर पड़ी, उसकी नींद अचानक से खुली। उसने देखा कि सुबह के 6:30 बज रहे थे। वो जब उठ कर बैठा तो उसने पाया कि अनिका कमरे में नहीं थी। रोहित ने तभी अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर अनिका बाथरूम में शावर ले रही होगी। मन में सोचते हुए रोहित यही विचार करने लगा कि क्या रात के बारे में वो अनिका से बात करे या नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अनिका को इस तरह परेशान करना उसके लिए ठीक नहीं होगा। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला। उसने देखा सामने से अनिका निकल रही थी। अनिका इस वक्त बेहद खूबसूरत और मासूम लग रही थी। उसके गीले बाल सूखे हुए थे और अनिका के चेहरे पर जरा सा भी मेकअप नहीं था, मगर उसके दोनों गाल टमाटर की तरह लाल नजर आ रहे थे। रोहित ने जब अनिका को इस तरह देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। रोहित अपनी पलकें झपकाना भूल ही गया, मगर वहीं अनिका थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। वो पिछली रात जिस तरह से चीखी थी उसे याद करके अभी भी अनिका यही सोच रही थी कि अचानक उसे पिछली रात को क्या हो गया था। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि कल रात के बारे में रोहित उससे कुछ न पूछे। हालांकि अनिका जानती थी कि रोहित उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा,
क्योंकि भले ही अगर रोहित खतरनाक आदमी भी निकला तो भी अनिका को वो कुछ नहीं करने वाला था। मगर ये बात पिछली रात को अनिका के दिमाग से कैसे निकल गई थी। इस वक्त अनिका यही सोच रही थी, क्योंकि रोहित का अंदाज, रोहित का प्यार, रोहित की केयरिंग अनिका अब तक देख चुकी थी। तभी अचानक से अनिका वहाँ से चली गई और टेरेस गार्डन की तरफ जाते हुए ये सोचने लगी कि उसने विकी को जो कहा है क्या वो ठीक रहेगा। लेकिन तभी अचानक से अनिका को याद आया कि रोहित को कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा, क्योंकि बिना रोहित की परमिशन के वो होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से कहीं बाहर नहीं जा सकती थी। और अगर वो कहीं बाहर जाती है तो रोहित उसके पीछे अपने गार्ड जरूर भेजता है। और अनिका नहीं चाहती थी कि जब वो विकी से मिलने जाए तो उसके साथ कोई हो। अनिका मन ही मन यही सोचने लगी कि वो रोहित को क्या कहे। अनिका गहरे ख्यालों में डूबी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब रोहित उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। तभी अचानक से रोहित ने अनिका के कंधों पर हाथ रखा। अनिका ने अपने कंधे पर जैसे ही रोहित के हाथ को महसूस किया, वो एकदम से डर गई। उसके शरीर को एक झटका लगा। तभी रोहित 2 कदम पीछे हट गया और उससे कहने लगा, अरे मैं हूँ, घबराओ मत। इतना कहने के बाद रोहित अनिका से थोड़ा दूर जाकर खड़ा हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसके कारण अनिका डर जाए या फिर वो अनकंफर्टेबल महसूस करे। तभी रोहित ने पूछा, क्या सोच रही हो अनिका, और तुम ठीक तो हो ना? अनिका अभी सोच में पड़ गई कि वो क्या जवाब दे। तभी रोहित उसके थोड़ा पास आया। उसने देखा कि अनिका इस वक्त थोड़ी घबराई हुई नजर आ रही थी। ये देखकर रोहित को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, देखो मुझे तुमसे कुछ कहना था। रोहित इतना कहकर चुप हो गया। अनिका ने भी अपने दोनों आईब्रोज को ऊपर कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो ये पूछ रही हो कि आखिर रोहित को इस वक्त क्या कहना है। इसी बीच रोहित ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे माफ़ कर देना अनिका। रोहित ने जैसे ही ये कहा, अनिका को हैरानी हुई। उसकी आंखें और बड़ी हो गई। रोहित ने देखा कि अनिका जब भी आंखें इस तरह से हैरानी से बड़ी करती थी, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते थे। रोहित इस वक्त जहाँ मन में सॉरी का भाव लिए अनिका से माफ़ी मांगने आया था, वहीं अनिका का ऐसा रिएक्शन देखकर वह उसे निहारने लगा। तभी अनिका ने यह महसूस किया कि रोहित उसे जिस तरह से देख रहा है उसके कारण उसे थोड़ा अजीब लग रहा है। उसने खांसते हुए अचानक से रोहित से पूछा, क्यों, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? आखिर तुमने क्या किया है? रोहित ने अनिका की तरफ देखकर कहा, कल मैंने तुम्हारे साथ जैसा बर्ताव किया वो ठीक नहीं था। मुझे पता है तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती थी। तुम बार बार मेरा हाल पूछ रही थी। तुम जानना चाह रही थी कि मैं परेशान क्यों हूँ, और एक मैं था जो अपनी परेशानी तुम्हें बताना नहीं चाह रहा था। तभी अनिका ने मुस्कुराते हुए रोहित को जवाब दिया, मैं उसके कारण परेशान नहीं हूँ, ना ही मैं वैसा कुछ सोच रही थी। मुझे पता है कि तुम सनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, इसलिए सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कहकर अनिका चुप हो गई। रोहित थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा। जब उसने देखा कि अनिका उसे कुछ नहीं कहेगी तो उसने सोचा कि वो वहाँ से चला जाए और जाकर रेडी हो जाए। रोहित ने जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे कि इतने में अचानक से अनिका ने रोहित को आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुनते ही रोहित के कदम अपने आप रुक गए। रोहित ने तभी अनिका की तरफ देखकर पूछा कि क्या अनिका को कुछ कहना है। इस पर अनिका ने रोहित से कहा, मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे मना नहीं करोगे। इतना कहने के बाद अनिका मासूम नज़रों से रोहित की ओर देखने लगी। अनिका ने जब ये कहा तो रोहित थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि आज पहली बार अनिका रोहित से इस तरह से कुछ कहना चाह रही थी। रोहित को समझ नहीं आया कि अनिका को किस चीज़ की परमिशन की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि रोहित ने अनिका को कभी किसी चीज़ के लिए रोका टोका ही नहीं था। तभी अचानक से रोहित के दिमाग में एक ख्याल आया। रोहित को अनिका का वो अनजान दोस्त याद आया। रोहित अब यही सोचने लगा कि कहीं अनिका अपने दोस्त को लेकर तो कुछ नहीं कहने वाली। रोहित ये सब सोच ही रहा था कि अनिका ने कहा, देखो रोहित, मैं यहाँ रहकर ऊब सी गई हूँ। मुझे एक घुटन सी महसूस होती है। पहले जब मुझे अजीब लगता था तो मैं जाकर कैफ़े में बैठ जाती थी, तो मुझे वहाँ पर थोड़ी शांति मिलती थी। मगर अब ना जाने क्या हुआ, मुझे वहाँ अजीब लगता है, मुझे घुटन सी महसूस होती है, इसलिए मैं कहीं बाहर जाना चाहती हूँ। रोहित ने जैसे ही ये सुना उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अनिका की तरफ देख कर कहा, बिल्कुल अनिका, मैं तो खुद यही सोच रहा था कि हम दोनों कहीं पर जाएं और थोड़ा वक्त गुजारें, क्योंकि हम भी जब से यहाँ आए हैं हमें वक्त ही नहीं मिल पाया है। और तो और रोहित आगे कह पाता, इतने में अनिका ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं रोहित, तुम समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मैं अकेले मनाली घूमना चाहती हूँ।
मैं खुद से मनाली की गलियों को देखना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं अकेले घूम पाती हूँ, क्योंकि मुझे जो सुकून चाहिए मुझे अकेले ही मिलेगा। इसलिए तो मैंने तुमसे कहा कि मुझे तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत है। और हाँ, मेरे कहने का मतलब ये भी है कि मैं एकदम अकेले जाना चाहती हूँ। मेरे साथ तुम्हारा कोई भी गार्ड नहीं होगा। अनिका इतना कहकर चुप हो गई। उसके मुंह से जैसे ही ये शब्द निकले, रोहित का चेहरा हैरानी से भर गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि जब वो मनाली आ रहा था उससे पहले उसने दादी माँ को वादा किया था कि वो अनिका का अच्छी तरह से ख्याल रखेगा और वो अनिका को कहीं भी अकेले जाने नहीं देगा। क्योंकि पिछली बार जब अनिका किडनैप हुई थी उस वक्त भी अनिका को रोहित ने अकेला छोड़ दिया था, और कहीं ना कहीं रोहित को अब भी लगता था कि उसकी लापरवाही के कारण अनिका किडनैप हुई थी। इस बार रोहित ये गलती नहीं करना चाहता था। इस कारण से अनिका जहाँ पर भी जाती थी या तो रोहित उसके साथ जाता था या तो फिर उसके बॉडीगार्ड अनिका के साथ जाते थे। मगर अब अनिका के सामने ये कह दिया था कि वो अकेले जाना चाहती थी। ये सुनने के बाद रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी उसने अनिका की तरफ देख कर कहा, देखो अनिका, तुम बात समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ आने से पहले दादी माँ से। रोहित अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही अनिका ने उसकी बात को काटते हुए कहा, रोहित, मुझे पता है कि तुम्हें मेरी चिंता है और मेरे साथ जो इंसिडेंट पास्ट में हुए हैं उसको लेकर तुम काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, और मेरा यकीन करो, मैं ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊंगी। यहाँ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के सामने जो मार्केट है मैं वहीं पर जाना चाहती हूँ, और मुझे पता है कि मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, मुझे बस जाने की परमिशन दे दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं 1 घंटे के अंदर लौट आऊँगी और फिर दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। अनिका ने जिस तरह से ये सारी बातें रोहित के सामने रखी थी, रोहित कुछ भी कहने में असमर्थ था। वो अभी कुछ कहता, इतने में अनिका उसके थोड़े पास आ गई। उसने रोहित का हाथ पकड़ लिया और अनिका ये जानती थी कि इस वक्त कहीं ना कहीं अनिका को रोहित से डर लगता है, मगर इस वक्त अनिका बाहर जाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि उसे इस वक्त बस कुसुम के साथ हुए अन्याय के बारे में याद आ रहा था। इसलिए अनिका ने रोहित का हाथ पकड़कर कहा, रोहित, मुझ पर भरोसा रखो। रोहित ने जैसे ही यह सुना और उसने जब देखा कि अनिका ने उसका हाथ पकड़ा है, उसे एक अलग ही खुशी महसूस हुई। उसे अपने सामने ऐसा लगा मानो जैसे उसकी पुरानी अनिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई हो। तभी रोहित ने अनिका की आंखों में देखकर कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है अनिका, मगर मैं तुम्हारी सेफ्टी को लेकर परेशान हूँ। रोहित इतना कहकर चुप हुआ ही था कि इतने में अनिका ने रोहित से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम एक काम कर सकते हो, मैं तीनों बच्चों के साथ चली जाती हूँ। तब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, मैं बच्चों के साथ ही रहूँगी। तब तो तुम्हें चलेगा ना, तब तो तुम परेशान नहीं होगे। अनिका ने अब एक नई बात रोहित के सामने रख दी थी। अभी कुछ देर पहले ही अनिका ने कहा था कि उसे अकेले एकांत की ज़रूरत है, जहां वो अकेले मनाली की गलियों में घूमना चाहती है और खुद के साथ वक्त बिताना चाहती है। मगर अब अनिका कह रही थी कि वो बच्चों के साथ बाहर जाएगी। रोहित यही सोचने लगा कि जब अनिका बच्चों के साथ बाहर जा सकती है तो फिर रोहित के साथ क्यों नहीं जा सकती। मगर रोहित ये बात नहीं जानता था कि अनिका ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि उसे कैसे भी करके विक्की से मिलना था। मगर अनिका ने क्या सोचकर बच्चों के साथ जाने का फ़ैसला किया था, अब ये बात अनिका ही जानती थी, क्योंकि अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो बच्चों के साथ बाहर गई तो फिर बच्चे उसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने वाले थे। अनिका एकदम से एक उम्मीद भरी नज़रों से रोहित की तरफ देखने लगी। वहीं रोहित अब टेंशन में आ गया था। वो अभी कुछ सोच पाता, इतने में उसे सामने से आवाज़ आई, मम्मा का आइडिया बहुत अच्छा है डैड, हम मम्मा का एकदम अच्छे से ख्याल रखेंगे और मम्मा हमारी। रोहित ने जैसे ही आवाज़ सुनी उसने सामने दरवाजे की तरफ देखा। सामने रिया खड़ी थी। रिया को देखते ही रोहित हैरान हो गया। अनिका ने रोहित के सामने जो अपनी इच्छाएं रखी थी उसको सुनने के बाद रोहित बुरी तरह से परेशान हो गया था। उसे अनिका की फ़िक्र होने लगी थी। साथ ही उसे डर था कि अगर उसने अनिका को कहीं बाहर अकेले जाने दिया तो फिर पिछली बार की तरह इस बार भी अनिका पर कोई खतरा ना आ जाए, क्योंकि पिछली बार अनिका जिस तरह से किडनैप हुई थी उसके बाद से रोहित पूरी तरह से डर गया था और वो नहीं चाहता था कि वो अनिका को कहीं भी अकेले जाने दे। मगर रोहित अनिका को मना कर पाता या उसे समझा पाता। इतने में वहाँ पर रिया आ गई और उसने अनिका का साथ दिया। जब रोहित ने दरवाजे की तरफ देखा तो उसने पाया कि सामने रिया खड़ी थी। रिया के चेहरे पर एक मुस्कान नजर आ रही थी। हालांकि इस खुशी का राज रोहित नहीं जानता था, पर रिया की इस खुशी का राज ये था कि आज सुबह जब रिया उठी थी
तब अलेक्जेंडर और आर्यन ने सबसे पहले रिया को सब कुछ पिछले दिन के बारे में बता दिया था, क्योंकि सुबह उठते ही पिछले दिन क्या हुआ था रिया भूल गई थी। इस कारण से दोनों भाइयों ने अपना काम बखूबी निभा दिया था और इस कारण से उन्हें अब ये डर नहीं था कि रिया कुछ भी गड़बड़ कर सकती है। अपने भाइयों की बात सुनने के बाद रिया जब अनिका से मिलने आ रही थी, इसी बीच उसने सुना कि अनिका अकेले मनाली की गलियों में घूमना चाहती है, मगर तभी उसने ये इच्छा जाहिर की कि वो तीनों बच्चों को भी लेकर साथ जाएगी। रिया ने जब ये सुना तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर कि वो अपनी मम्मा के साथ घूमने जाएगी। इस कारण से उसने रोहित को कह दिया कि वो अनिका के साथ जाएगी, मगर रोहित अब परेशान हो गया, क्योंकि अब अनिका की सुरक्षा के साथ साथ बात तीनों बच्चों की सुरक्षा पर आ गई थी। रोहित ये बात कैसे समझाए अनिका को, वो इस वक्त यही सोच रहा था। इतने में रिया चल कर रोहित के पास आई। रिया ने तभी रोहित के चेहरे पर सिकन देखकर कहा, क्या हुआ डैड, आप इतना क्या सोच रहे हैं? रिया की तरफ देखते हुए रोहित ने कहना शुरू किया, वो बात ये है। रोहित आगे कुछ कह पाता इससे पहले अनिका ने ठीक उसी वक्त रिया की तरफ देखकर कहा, रोहित यही सोच रहा है कि हम चारों बाहर जाएंगे तो हमारी सुरक्षा का क्या होगा, पर तुम अपने डैड को बता दो कि हम अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद रख सकते हैं और हम 1 घंटे के अंदर ही लौट आएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। अनिका इस वक्त जानती थी कि अगर उसने एक बार रिया को मना लिया तो फिर रोहित आसानी से मान जाएगा, क्योंकि अब तक ये बात अनिका भी जान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए रिया की बात रोहित कभी नहीं टाल सकता था। वह उसकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता था, मगर कहीं ना कहीं रोहित इस वक्त ये नहीं जानता था कि अनिका किस कारण से बाहर जाना चाहती है। इसलिए अनिका ने इस मौके का फ़ायदा उठाया। वो रिया को पूरी तरह से कन्विंस करने में लगी हुई थी और कहीं ना कहीं रिया का मन भी अनिका के साथ बाहर घूमने को कर रहा था। इस कारण से उसने रोहित को अपनी इच्छा बताई। अब रोहित बुरी तरह से फंस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, मगर तभी उसने अपने दिल की बात सुनी और रिया और अनिका की तरफ देखकर कहा, अगर तुम चारों बाहर घूमने जा रहे हो तो फिर मुझे क्यों साथ नहीं ले जा रहे? अरे भाई, मैं भी घूमना चाहता हूँ। मैं थोड़ी ना तुम लोगों को डिस्टर्ब करूँगा। मैं भी तो चलता हूँ, हम पाँचों चलते हैं। और फिर बहुत इतना कहने के बाद रोहित ने अनिका की तरफ देखा और फिर आगे कहना शुरू किया, अनिका, अगर तुम चाहती हो कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ ना आए तो ऐसा ही होगा। बस हम पाँचों बाहर घूमने जाएंगे, तब तो ठीक रहेगा। इतना कहकर रोहित चुप हो गया। रोहित की बात जब रिया ने सुनी तो वो खुशी से उछल पड़ी। उसने कहा, डैड, ये तो अच्छी बात है। हम पाँचों जाकर घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे और फिर वापस घर आ जाएंगे। वैसे भी हम कई दिनों से घर पर ही हैं। रिया की बातें सुनकर अनिका को लगने लगा कि कहीं उसका प्लान चौपट ना हो जाए, क्योंकि अनिका ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर वो रोहित के साथ बाहर जाएगी तो फिर अनिका के लिए विकी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। अनिका परेशान नजर आ रही थी, पर तभी अचानक से अनिका के दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी। उसने रोहित की तरफ देखकर कहा, रोहित, तुम एक काम कर सकते हो। अगर तुम्हें घूमने जाना ही है तो तुम तीनों बच्चों को लेकर बाहर चले जाओ। मैं यहीं होटल में रुक जाती हूँ। हम लोग साथ में कल चलेंगे घूमने के लिए। कैसा आइडिया है? जिस तरह से अनिका ने ये बात कही थी, रोहित को बड़ी हैरानी हुई। अनिका ने अचानक से अपनी बात बदली थी। पहले तो वो खुद घूमने जाना चाहती थी और अब वो चाहती थी कि रोहित तीनों बच्चों को लेकर घूमने चला जाए। अनिका के दिमाग में क्या चल रहा था ये अभी कोई नहीं समझ पा रहा था। अनिका के बारे में रोहित मन ही मन यही सोच रहा था कि अभी कुछ वक्त पहले अनिका बुरी तरह से परेशान थी और वो यही चाहती थी कि वो थोड़ा सा वक्त खुद के लिए निकाले और उसे जो बेचैनी हो रही थी वो मिटा सके। इस कारण से अनिका कहीं बाहर जाना चाहती थी और अकेले वक्त बिताना चाहती थी, मगर अब अचानक से अनिका ये चाह रही थी कि बच्चों को लेकर रोहित बाहर जाए और वो घर पर रहे। ये बात अनिका ने किस बेसिस पर कही थी ये सिर्फ वही जानती थी, मगर रोहित इस वक्त उसे देखकर हैरान था। तभी उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, मगर अनिका, तुम तो अभी कह रही थी कि तुम्हें खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताना है। तुम्हें यहाँ बेचैनी सी महसूस हो रही है और इसलिए तुम अपनी बेचैनी बाहर जाकर मिटाना चाहती हो, तो फिर अब तुम ऐसा क्यों कर रही हो कि मैं तीनों बच्चों को लेकर बाहर घूमने चला जाऊं? अनिका ने जब ये सुना तो उसने रोहित को जवाब दिया, वो रोहित, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि मैंने देखा कि रिया का भी काफ़ी मन था कि वो बाहर घूमने और अलेक्जेंडर और आर्यन भी बाहर नहीं गए थे, और इसलिए मैं सोच रही थी कि अगर तुम लोग बाहर गए तो फिर मैं यही शूट में ही कुछ वक्त खुद के साथ बिता लूँगी और मैं अपनी बेचैनी को मिटा लूँगी।
इतना कहते कहते अचानक से अनिका रुक गई, क्योंकि वो जानती थी कि वो जो कह रही है उस बात से रोहित कन्विंस नहीं था, और ना ही वो खुद, क्योंकि उसके मन में इस वक्त जो कुछ भी आ रहा था वो बस कहे जा रही थी। उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या मतलब था, अनिका सोच ही नहीं रही थी, क्योंकि इस वक्त अनिका को भी नहीं समझ में आ रहा था कि अगर रोहित तीनों बच्चों को लेकर बाहर घूमने जाएगा तो फिर वो विकी से कैसे मिलेगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि अनिका रोहित के पीठ पीछे विकी को प्रेसिडेंशियल शूट बुला ले, क्योंकि ये नामुमकिन था। ऐसा वो सपने में भी नहीं करने की सोच सकती थी। अनिका पसीने से तरबतर हो गई थी। इस वक्त चारों तरफ ठंड का माहौल था, हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी, और ऐसे में रोहित ने जब अनिका के माथे पर पसीना देखा तो वो हैरान हो गया। उसने अचानक से अनिका के माथे पर अपना हाथ रखा और कहा, अनिका तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? इतना कहने के बाद रोहित ने देखा कि अनिका का शरीर नॉर्मल है, मगर फिर भी वो पसीने से तरबतर थी। रोहित के अचानक से ऐसे छूने से अनिका थोड़ी घबरा गई थी, पर उसने इस भाव को छुपाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो मैंने कहा ना रोहित कि पता नहीं मुझे आजकल क्या हो जाता है, मैं अचानक से अंदर ही अंदर बेचैन जैसा महसूस करने लगती हूँ। इसलिए बस मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा वक्त खुद के साथ गुजारूँ, चाहे मैं वो बाहर जाकर गुजारूँ या फिर वो मुझे यहाँ रहकर गुजारना पड़े। इतना कहने के बाद अनिका जैसे ही चुप हुई, रोहित के मुंह से निकला, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम मेरे कारण खुद को वक्त नहीं दे पाती? इतना कहने के बाद रोहित चुप हो गया। उसके मुंह से ये सुनकर अनिका ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करते हुए रोहित की तरफ देख कर कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो रोहित? मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों सोचूंगी? तभी रोहित ने कहा, हाँ, क्योंकि तुम तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में यही कह रही हो, क्योंकि अगर तुम्हें खुद के साथ अकेले वक्त बिताना था तो तुम कैफ़े में भी जाकर इतने दिन से अकेले वक्त गुजार रही थी, फिर भी तुम्हारी बेचैनी नहीं मिटी। और अब तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि अगर तुम हम लोगों के साथ बाहर घूमने नहीं जाओगी तो तुम अकेले यहाँ खुद के साथ वक्त बिता पाओगी। उस वक्त मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो इसका मतलब साफ है। इतना कहने के बाद रोहित ने रिया की तरफ देखा। रिया इस वक्त चुपचाप दोनों की बातें सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका और रोहित क्या कह रहे थे, और अनिका बाहर इस तरह अकेले क्यों जाना चाहती थी, या फिर वो घर पर इस तरह अकेले क्यों रहना चाहती थी। मगर रोहित को कहीं ना कहीं अब मन ही मन यही लग रहा था कि अगर उसने अनिका पर ज़ोर ज़बरदस्ती की तो फिर अनिका की हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। यही सोचते हुए उसने मन ही मन कुछ फैसला किया और फिर अनिका की तरफ देख कर कहा, ठीक है अनिका, तुम जा सकती हो, मैं बच्चों को घर में संभाल लूँगा। तुम्हें अकेले बाहर जाने का मन था ना, तुम जा सकती हो। इतना कहने के बाद रोहित मुस्कुराने लगा। हालांकि उसके चेहरे पर आई मुस्कान झूठी थी, क्योंकि अंदर ही अंदर रोहित बेचैन था, पर वो अपनी बेचैनी अनिका के सामने दिखाना नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बेचैनी देखकर अनिका अपना मन बदल ले या फिर वो अपना मन मार कर रह जाए। इसलिए रोहित चुपचाप खड़ा हो गया और रिया की तरफ देखने लगा। उसने रिया की तरफ देखते हुए कहा, देखो रिया, मम्मा को बाहर अकेले जाने दो, ये उनके लिए और उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम चाहती हो ना कि मम्मा की याददाश्त जल्दी वापस आ जाए? रोहित की बात सुनने के बाद रिया ने हाँ में सर हिला दिया। उसके सर हिलाते ही रोहित ने आगे कहा, तो फिर अनिका का बाहर जाना ज़रूरी है। वो जब खुद बाहर अकेले सैर करेंगी, लोगों को देखेंगी, खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगी, तो उसे जल्द ही सब कुछ याद आ जाएगा। इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, आज हम लोग घर पर रहकर कोई अच्छा सा गेम खेलते हैं। तुम, मैं, अलेक्जेंडर और आर्यन चारों मिलकर आज घर पर ही रहेंगे और गेम खेलेंगे। आज मम्मा को अकेले एंजॉय करने दो, ठीक है? रोहित ने जिस तरह से रिया को समझाया था, रिया एक बार में मान गई और वो पूरी तरह से खुश हो गई। और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि रोहित ने रिया से वो बात कह दी थी जो कहीं ना कहीं उसके मन में थी। क्योंकि रिया के सामने जब भी कोई गेम खेलने की बात करता, वो सब कुछ भूल जाती और वो उस चीज़ के लिए हाँ कर देती थी। मगर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से रोहित ने उसे बाहर जाने के लिए परमिशन कैसे दे दी थी, क्योंकि अनिका जानती थी कि रोहित उसको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और उसकी सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। इस कारण से रोहित इतनी जल्दी कैसे मान गया, ये बात अनिका को समझ नहीं आ रही थी। मगर कहीं ना कहीं अनिका के मन का एक कोना खुश था कि वो बाहर जाकर विकी के साथ आराम से बात कर सकती है और वो अपना ज़रूरी काम कर सकती है, जिसके लिए उसने विकी को मिलने के लिए बुलाया था। रोहित से परमिशन लेने के बाद अनिका ने रोहित की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं जाकर तैयार हो जाती हूँ। इतना कहने के बाद अनिका कमरे में चली गई। रोहित उसे जाते हुए देखता रहा।
रोहित के मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, मगर वो इस वक्त कुछ कह नहीं सकता था और ना ही वो अनिका को कुछ कहना चाहता था। तभी उसने सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन लगाया और उसे वो बात बताने लगा जो उसने अनिका से कही थी, क्योंकि अनिका अकेले ही बाहर जाना चाहती थी। अपनी पूरी बात ख़त्म करने के बाद रोहित रिया के साथ उसके कमरे की तरफ जाने लगा। सुबह के 10:30 बजने के साथ ही अनिका तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकली। वो बाहर जा ही रही थी, इतने में लिविंग रूम में रोहित आया। तभी उसने देखा कि अनिका अपने साथ लैपटॉप ले जा रही है। ये देखते ही रोहित ने अनिका को रोका। 1 मिनट रुक जाओ अनिका। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अनिका अभी अभी विक्की से मिलने के लिए जा ही रही थी। इतने में रोहित ने उसे जाते हुए देख लिया। रोहित ने देखा कि अनिका हाथ में लैपटॉप का बैग लिए बाहर जा रही थी। रोहित ने जब अनिका को देखा तो उसने एक ही बार में उसे रुकने को कहा। अनिका उसकी आवाज़ सुनकर रुक गई। वो इस वक्त यही सोच रही थी कि अब रोहित आखिर क्या कहेगा या उससे क्या पूछेगा, मगर अनिका ने यह कभी नहीं सोचा था जो रोहित अभी उससे सवाल पूछने वाला था। रोहित अनिका के सामने आया और उसकी आंखों की तरफ देखकर कहा, अनिका कहाँ जा रही हो तुम? रोहित ने जैसे ही ये सवाल पूछा, अनिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोहित को हो क्या गया था, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही रोहित ने उसे बाहर जाने की परमिशन दी थी और अब वो खुद अनिका से ये पूछ रहा था कि वो बाहर कहाँ जा रही है। अनिका ने रोहित की ओर देखकर कहा, 1 मिनट, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना कि मुझे अकेले में थोड़ा वक्त बिताना है, तो मैं उसी। रोहित ने जैसे ही ये सुना, उसने अनिका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वो तो मैं समझ रहा हूँ, मगर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम अगर अकेले खुद के साथ वक्त बिताना चाहती हो तो फिर तुम लैपटॉप लेकर क्यों जा रही हो? तुम इसे यहीं रख दो। तो इतना कहने के बाद रोहित ने अनिका का लैपटॉप अपने हाथ में पकड़ लिया। अनिका को ये देखकर बहुत हैरानी हुई। जैसे ही रोहित ने लैपटॉप अपने हाथ में पकड़ा, अनिका की दिल की धड़कनें तेज हो गई। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस बात के लिए रोहित को क्या कहे, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने लैपटॉप अपने साथ नहीं लिया तो फिर वो जिस काम के लिए जा रही थी वो काम कैसे करेगी। अनिका ने उस सीसीटीवी फुटेज को अपने फ़ोन में भी ट्रांसफ़र नहीं किया था। अनिका ने रोहित की तरफ देखकर कहा, वो रोहित, मैं बस ऐसे ही लैपटॉप ले जा रही थी ताकि मैं अगर कहीं बोर हूँ या कहीं कॉफ़ी पीने के लिए किसी कैफ़े में जाकर बैठूँ तो वहाँ मैं लैपटॉप में अपनी फेवरेट गेम खेल सकूँ। इतना कहने के बाद अनिका ने रोहित से लैपटॉप वापस ले लिया। अनिका ने जिस तरह से लैपटॉप रोहित के हाथों से खींचा था, रोहित को थोड़ा सा अजीब लगा, मगर उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अनिका इतनी ज़्यादा लैपटॉप को लेकर परेशान क्यों हो रही थी। रोहित इस वक्त सोच रहा था कि अगर अनिका को बाहर जाना था और खुद के साथ वक्त गुजारना था तो फिर अनिका को अपने साथ लैपटॉप ले जाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि अनिका तो चाहती थी कि वो बाहर निकले और बाहर की दुनिया को देखे। लेकिन अगर अनिका लैपटॉप को लेकर जाएगी तो फिर वो बाहर की दुनिया को कैसे देखेगी? ये सारी बातें सोच सोच कर रोहित का थोड़ा अजीब लग रहा था। रोहित को इस तरह से सोचता हुआ देखकर अनिका मन ही मन ये सोचने लगी कि अगर उसने जल्दी से कुछ अच्छा सा बहाना नहीं बनाया तो फिर रोहित उसे अपने साथ लैपटॉप नहीं ले जाने देगा। अनिका जिस परेशानी में खड़ी थी रोहित ने महसूस कर लिया। रोहित ने देखा कि अनिका इस वक्त कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रही थी। उसने मन ही मन खुद को यही समझाया कि इस वक्त अनिका जो करना चाह रही है, जैसा करना चाह रही है, रोहित उसे ना रोके, क्योंकि पिछली रात अनिका के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके कारण से रोहित घबरा गया था और रोहित नहीं चाहता था कि अनिका की तबीयत इस कदर ख़राब हो जाए कि उसकी याददाश्त आने के बजाय और भी ज़्यादा उसके दिमाग पर स्ट्रेस पड़े और उसकी हालत ख़राब होती चली जाए। इस कारण से रोहित ने अनिका की तरफ देखकर कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। तुम माँ बेटी भी ना एक नंबर की जिद्दी हो गई हो। मुझे तो पक्का लगता है कि रिया की जिद करने की आदत तुम्हीं पर गई है। दोनों एक जैसी हैं। रोहित ने लास्ट में ये इसलिए कहा था ताकि अनिका दिमाग पर ज़्यादा स्ट्रेस ना ले और वो हंसे। रोहित का प्लान कामयाब हो गया था। रोहित ने जब रिया का एग्जाम्पल अनिका के सामने दिया तो अनिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने रोहित की तरफ देखकर कहा, हाँ तो इसमें गलत क्या है? अब मेरी बेटी है
और अगर मैं भी जिद करती हूँ तो इसमें गलत क्या है? मैं थोड़ी ना कुछ गलत चीज़ के लिए जिद करती हूँ। और वैसे भी लैपटॉप तो मैं बस ऐसे ही ले जाना चाहती हूँ। और ज़रा तुम खुद ही सोचो, आज मेरे साथ कोई भी सिक्योरिटी नहीं जा रहा है, तो अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़ी या मेरा फ़ोन वोन बंद हो गया तो इसलिए लैपटॉप एक बैकअप में रहेगा। इतना कहने के बाद अनिका वहाँ से निकल गई। अनिका ने आखिर में जो कहा था वो रोहित की समझ नहीं आया था। आखिर किस बैकअप के लिए अनिका अपना लैपटॉप ले जाना चाहती थी, मगर इस वक्त रोहित ने कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। तभी रोहित ने देखा कि अनिका वहाँ से जा चुकी थी। अब रोहित जाकर सोफे पर बैठ गया और मन ही मन कुछ सोचने लगा, क्योंकि वो इस तरह अनिका को अकेले तो जाने नहीं दे सकता था। वो चाहता था कि वो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाए और कैसे भी करके अनिका के पीछे जाए। मगर रोहित ने अभी रिया को थोड़ी देर पहले ही ये वादा किया था कि वो बच्चों के साथ पूरे दिन गेम खेलेगा और उनका ख्याल रखेगा। मगर अनिका के लिए रोहित की चिंता भी जायज थी। वो इस वक्त यही सोच रहा था कि वो आखिर करे तो करे क्या। रोहित अजीब उलझन में खोया हुआ था। रोहित अभी सोच रहा था, इतने में चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उसे दरवाजे पर दिखा। दरवाजे पर उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को देखने के बाद रोहित उठा और उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ, क्या बात हो गई? तभी उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित की तरफ देखकर कहा, सर वो मैम अभी अकेले। वो आगे कहता इतने में रोहित ने कहा, मैंने तुम्हें अपडेट दिया था ना कि अनिका आज अकेले बाहर जाएगी, उसके पीछे किसी को मत भेजना, इसलिए उसे जाने दो, डोंट वरी। रोहित इतना कहकर चुप हो गया। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को रोहित की ये बात बड़ी अजीब लगी थी। वो सोच रहा था कि जो रोहित अनिका के लिए इतना परेशान था और अनिका की सिक्योरिटी को लेकर इतना चिंतित हमेशा रहता था, वो आज अनिका को बाहर अकेले कैसे जाने दे सकता था? क्या अनिका की फिक्र रोहित के मन में कम हो गई थी, या फिर आखिर ऐसा क्या हो गया था जो कि रोहित ने ऐसा कदम उठाया था? मगर इस वक्त रोहित ही जानता था कि उसने कितनी मुश्किलों के बाद इस कदम को उठाया था। तभी रोहित ने सिक्योरिटी ऑफिसर को वहाँ से जाने के लिए कहा और खुद सोचने लगा। वो अभी यहाँ वहाँ टहल रहा था और मन ही मन सोच रहा था। इतने में रिया उसके पास आई। उसने रोहित से कहा, डैड आपने मुझे कहा था कि आप हम लोगों के साथ पूरा दिन गेम खेलेंगे, तो चलिए मैंने सेटअप लगा दिया है, अलेक्जेंडर और आर्यन भी रेडी बैठे हैं। रोहित ने जब ये सुना तो उसने रिया की तरफ देखकर कहा, देखो रिया, मैं तुम लोगों के साथ पूरा दिन खेलना तो चाहता था, मगर अचानक से मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई, तो मुझे उस मीटिंग के लिए निकलना होगा। रोहित ने जैसे ही ये कहा, रिया ने अपने कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और फिर रोहित को घूरते हुए कहा, डैड दिस इज़ नॉट फेयर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं, अलेक्जेंडर और आर्यन कितने खुश थे कि आप हमारे साथ गेम खेलेंगे और आप हैं कि कहीं बाहर ही जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है, आपको अपनी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी, मम्मा भी नहीं है। रिया ने एक तरह से रोहित को हुक्म देकर ये सब कहा था। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिया को मनाए, क्योंकि रोहित को कैसे भी करके बाहर तो जाना ही था, क्योंकि वो ऐसे अकेले अनिका को नहीं छोड़ सकता था। तभी रोहित ने रिया की तरफ देखकर कहा, प्लीज़ बेटा, बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम मुझे बाहर जाने की परमिशन दे देती हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाऊंगा, और तुम तो समझती हो कि मैं ऐसे ही तुम्हारी कोई भी बात नहीं टालता। अभी सच में मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, और तो और उधर से ही मुझे सनी का हाल चाल पूछने डॉक्टर के पास जाना है। कल रात जब डॉक्टर अनिका को देखने आए थे, मैं उनसे ठीक से पूछ नहीं पाया था। इतना कहने के बाद रोहित ने रिया के माथे पर हाथ रखकर कहा, और तुम खुद सोचो, सनी इस वक्त कैसा है, उसकी क्या अपडेट है, ये सब मुझे जानना है। और क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी अगर तुम्हारे सनी चाचू जल्दी अच्छे हो जाएं और तुम सबके साथ पहले की तरह रहें? रिया ने जब रोहित के मुंह से सनी की बात सुनी तो उसने रोहित की तरफ देखकर कहा, हाँ डैड, मैं भी चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी सनी चाचू ठीक हो जाएं और हमारे साथ पहले की तरह गेम्स खेलें। इसीलिए सनी चाचू के लिए मैं आपको आज जाने की परमिशन दे रही हूँ, ठीक है? इतना कहने के बाद रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रोहित ने जब उसके चेहरे पर मुस्कान देखी तो उसने रिया को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू एंड लव यू बेटा। रोहित के दिमाग में अचानक से एक बात बिजली की तरह कौंधी। उसने मन ही मन कुछ डिसाइड किया और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। वो जानता था कि इस वक्त आगे उसे अब क्या करना है। एक तरफ रोहित जहाँ ये सब कुछ सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ अनिका इस वक्त होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से निकल चुकी थी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से निकलने के बाद उसने अपनी दाएं तरफ एक भीड़ भाड़ वाले रास्ते को देखा।
उसने फैसला किया कि वो उसी पर आगे बढ़ेगी, क्योंकि जिस जगह पर उसने विक्की को बुलाया था वो उसी रास्ते पर था। इस कारण से अनिका उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। अनिका धीरे धीरे पैदल ही उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि वो आज पहली बार इस तरह अकेले बाहर आई है, मगर कहीं ना कहीं उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि अनिका भले ही अपनी याददाश्त खो चुकी थी, मगर इसके बावजूद भी उसे ये एहसास था कि अनिका मारवा खानदान की बहू है और मारवा खानदान के बहुत से दुश्मन हैं। अनिका पहले जहाँ भी जाती थी उसके साथ हमेशा सिक्योरिटी गार्ड होते थे, मगर आज पहली बार इस तरह से अनिका अकेले निकली थी, इसीलिए उसे अपनी सुरक्षा खुद ही करनी थी। अनिका जानती थी कि वो जिस जगह पर जा रही है वहाँ वो विक्की से तो मिलेगी ही, मगर उसे इस बात का भी खास ख्याल रखना था कि उसे विक्की के साथ कोई ना देखे, जैसे रोहित हो या फिर रोहित के अलावा और कोई, या फिर उसका कोई गार्ड। अनिका यहाँ वहाँ देखते हुए जा ही रही थी, इतने में पीछे से एक ऑटो वाला तेज रफ्तार में आया और अनिका के सामने ऑटो रोकते हुए बोला, मैडम कहाँ जाना है आपको? उस ऑटो वाले ने जिस रफ्तार से ऑटो को रोका था, अनिका का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने ऑटो वाले की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। इतना कहने के बाद अनिका आगे बढ़ गई। उसका ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार था, क्योंकि इससे पहले अनिका जहाँ भी जाती थी वो कार में ही जाती थी। इस कारण से अनिका को पता नहीं था कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे होती है, या फिर बाकी के लोग किस तरह से यहाँ वहाँ आया जाया करते हैं। अनिका को चलते हुए करीब 10 मिनट हो चुके थे। वो एक भीड़ वाली गली के अंदर आ चुकी थी। तभी उसने देखा कि सामने एक छोटा सा कैफ़े बना हुआ है। उस कैफ़े को देखते ही अनिका को याद आया कि उसने विक्की को इसी कैफ़े के अंदर मिलने के लिए बुलाया था। इस कैफ़े को अनिका ने तब देखा था जब वो पहली बार रोहित और बाकी बच्चों के साथ उस जगह पर गई थी जहाँ पर रोहित ने रिया को सरप्राइज दिया था। अनिका को एक कैफ़े कहीं ना कहीं याद था और अनिका ने उस कैफ़े के बारे में इंटरनेट पर कुछ जानकारी हासिल की थी। इस कारण से अनिका को लगा था कि वो कैफ़े उसके लिए सुरक्षित था। वो कैफ़े होटल पैराडाइज इंटरनेशनल से कुछ ही दूरी पर था और उसके आसपास काफ़ी भीड़ रहती थी। अनिका उस कैफ़े के अंदर जाने लगी, मगर इतने में एक भारी आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। अरे, ऐसे कैसे जा रही है मैडम, 1 मिनट रुकिए। इस आवाज़ को सुनकर अनिका चौंक गई। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। उसके सामने एक गुंडे टाइप का दिखने वाला शख्स खड़ा था, जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी थी। अनिका ने एक ही झटके में उस चेहरे को पहचान लिया। वो और कोई नहीं बल्कि विक्की था। उसके बाद विक्की अनिका को अपने साथ लेकर कैफ़े के अंदर गया और उसके बाद अनिका और विक्की दोनों मिलकर लैपटॉप की स्क्रीन को देखने लगे। इस वक्त दोनों के सामने उस रात की सीसीटीवी फोटो चल रही थी, जिस रात को कुसुम के घर पर कोई आया था और फिर कुसुम की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। दोनों अभी सीसीटीवी फुटेज को देख ही रहे थे। इतने में उनकी आंखों ने जो देखा उससे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। विक्की ने सीसीटीवी फोटोज स्क्रीन की तरफ देखकर कहा, ये कौन है? वहीं अनिका ने जब सीसीटीवी फुटेज की देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें मसलते हुए दोबारा से लैपटॉप की स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज को देखा और ये कंफर्म किया कि उसकी आंखें जो देख रही है वो सच है या फिर उसे कोई भ्रम हो रहा है। तभी विक्की ने देखा कि अनिका के चेहरे पर एक अजीब सी उलझन दिखाई दे रही थी। वहीं विक्की भी पूरी तरह से हैरान था और वो उस शख्स को पहचानने की कोशिश कर रहा था जो इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा था। तभी विक्की के मन में कई सारे सवाल उठने लगे। उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से क्यों पेश आ रही हो? देखो, हमें जिसकी तलाश थी ये शख्स वही है। मुझे पक्का यकीन है कि इसी शख्स ने कुसुम के साथ जबरदस्ती की थी। हमें इसी को कोर्ट में लाना होगा। इतना कहने के बाद विक्की चुप हो गया, मगर अनिका अभी भी चुपचाप बैठी हुई थी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। विक्की ने जब अनिका को कुछ ना कहता हुआ देखा तो उसने अनिका की तरफ देखकर दोबारा से पूछा, क्या हुआ अनिका? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे बताओ। अनिका ने विक्की की तरफ देखकर कहा, मैं इस शख्स को जानती हूँ और मुझे कहीं ना कहीं 100% तो नहीं मगर 50% श्योरिटी थी कि मुजरिम ये हो सकता है और ऐसा ही हुआ। देखो, मेरा शक सही निकला और अब मुझे कहीं ना कहीं खुशी तो हो ही रही है, मगर मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी घुटन भी महसूस हो रही है। मुझे दुख हो रहा है। मैं कैसे समझाऊं कि इस वक्त मेरे मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं, क्योंकि इस वक्त मैं ही जानती हूँ कि आखिर मैं किस तरह की फीलिंग मैं अपने अंदर महसूस कर रही हूँ।
ये कहने के बाद अनिका वहाँ से उठी और यहाँ वहाँ टहलने लगी। विक्की के मन में यही सवाल चलने लगा था और वो अब ये जानने की कोशिश में था कि आखिर सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहे उस शख्स को अनिका कैसे जानती है और अनिका को उस पर शक किस बेसिस पर हुआ था। तभी विक्की ने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे और कंफ्यूज कर रही हो अपने इस बयान से, इसीलिए तुम मुझे क्लियर बताओ कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है और यह शख्स कौन है। अनिका इस वक्त थोड़ा शांत रहना चाह रही थी। वो मन ही मन अभी कुछ डिसाइड कर रही थी, मगर विक्की जिस तरह से उसे सवाल पूछ रहा था वो सुनकर अनिका झल्ला गई। उसने झल्लाहट में ही कहा, यह शख्स कोई और नहीं बल्कि सागर सान्याल है, सागर सान्याल। अनिका के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकला, विक्की एक पल के लिए खामोश हो गया। हालांकि वो सागर सान्याल को नहीं जानता था, मगर उसने उसके बारे में सुन रखा था। अब विक्की के मन में ये चलने लगा कि आखिर ये सागर सान्याल कहीं वही तो नहीं है जिसके बारे में पूरा शहर जानता था, क्योंकि सागर सान्याल बहुत बड़ा आदमी था, रोहित मारवा के जैसा ही रुतबा और नाम था, मगर इसके बावजूद भी विक्की उसे ज़्यादा जानता नहीं था, या यूं कहें कि इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में सागर सान्याल को वो पहचान नहीं पा रहा था। मगर अनिका ने जब सागर सान्याल का नाम कहा तो विक्की ने उसकी तरफ देखकर कहा, एक मिनट अनिका, तुम कहीं उस सागर सान्याल की तो बात नहीं कर रही हो जिसका कनेक्शन पॉलिटिक्स से है। और वो विक्की आगे कहता, इससे पहले अनिका ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ ये वही सागर सान्याल है। अनिका ने जैसे ही हामी भरी, विक्की के होश उड़ गए, उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये पक्का हो गया था कि विक्की जिस सागर सान्याल के बारे में सोच रहा था ये वही था। मगर इस वक्त सीसीटीवी फुटेज में सागर सान्याल का चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो उसे पहचान नहीं पाया कि ये वही सागर सान्याल है जिसका चारों तरफ इतना नाम और रुतबा था। सागर सान्याल का नाम सुनने के बाद विक्की को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अब मन ही मन सोचने लगा कि उसके सामने अब बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उसका सामना अब सीधे सीधे सागर सान्याल से था। वो सागर सान्याल जो पैसों के दम पर कुछ भी कर सकता था। और अब विक्की ये बात अच्छी तरह से जान चुका था कि अगर उसने कुसुम का केस कोर्ट में रीओपन करवाया तो फिर उसके अपोजिशन में जो वकील होगा वो बहुत ही पावरफुल और काबिल होगा, क्योंकि सागर सान्याल अपने लिए देश के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन वकील को लड़ने के लिए खड़ा करेगा। ये सब सोचकर अब विक्की परेशानी में चला गया। विक्की ने काफ़ी देर तक अपने मन में कुछ सोचा और फिर अनिका के पास जाकर बोला, अनिका तुम्हें समझ भी आ रहा है कुसुम का ये केस अब कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अनिका ने जब विक्की के मुंह से ऐसे शब्द सुने तो उसे हैरानी हुई। उसने विक्की की तरफ देखकर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा, और क्या तुम पीछे हटने की बात कर रहे हो, कहीं तुम डर तो नहीं गए। अनिका ने एकदम मुंह फट होकर विक्की से ये सब कहा था। विक्की को कहीं ना कहीं बुरा तो लगा था, मगर वो जानता था कि इस वक्त अनिका की दिमागी हालत कैसी थी और वो इस वक्त कुसुम के बारे में ही सोच रही थी। साथ ही साथ अनिका सागर सान्याल के बारे में जानने के बाद अब पहले की तरह नहीं सोच पा रही थी, क्योंकि उसका दिमाग एक तरह से सुन पड़ गया था। वहीं विक्की समझ गया था कि इस वक्त अगर वो अनिका को कुछ भी समझाएगा तो फिर अनिका नहीं समझेगी। इस कारण से उसने अपने आप को रोक लिया और वो बस मन ही मन यही सोचने लगा कि अब उसे बहुत ही सोच समझकर अपना हर कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार केस कोर्ट में रीओपन हुआ उसके बाद अगर उसने कोर्ट के सामने कुसुम की हर तरफ से सही सबूत और सही गवाह पेश नहीं किए तो फिर सागर सान्याल आसानी से बच निकलेगा। और सागर सान्याल जिस किस्म का आदमी था वो फिर विक्की या अनिका को नहीं छोड़ेगा। ये बात विक्की अच्छे से जान चुका था, इसीलिए अब विक्की के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा था। सागर सान्याल एक बहुत बड़ा नाम था और विक्की ने पहले सोचा तक नहीं था कि कुसुम के साथ जबरदस्ती करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सागर सान्याल होगा। वो सागर सान्याल जो अपने पैसों के दम पर जो चाहे कर सकता था, और तो और वो एक साथ ना जाने कितनी सारी लड़कियों को खरीद सकता था। तो फिर आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई होगी या ऐसा कौन सा जुनून सवार हो गया होगा उस रात सागर सान्याल के ऊपर, जो उसने ऐसा कदम उठाया और एक भोली भाली मासूम सी लड़की की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। सागर सान्याल के बारे में ये सब सोचकर विक्की परेशान हो गया था। इस वक्त वो ये सारी बातें तो करना चाह रहा था, मगर उसने देखा कि अनिका खुद ही इस वक्त परेशान थी। जब 10 मिनट बीत गए तब विक्की चलकर अनिका की तरफ गया और उसको देखकर बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो।
विक्की के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकला, अनिका ने उसकी तरफ देखकर कहा, ओवर रिएक्ट। तुम्हें लग रहा है मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? इस पर विक्की ने भी उसे जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल, और नहीं तो क्या। हम कुसुम के केस के उस गुनहगार को ढूंढ रहे थे जिसके कारण कुसुम की मौत हुई है, और अब अगर वो सागर सान्याल है तो हमें इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। भले ही वो बड़ा आदमी है, हमें उसे कोर्ट में घसीटना होगा और उसे सजा दिलानी होगी। तो फिर तुम इतना क्यों सोच रही हो? मैं जानता हूँ कि तुम सागर सान्याल को पहले से जानती हो, और ना जाने वो तुम्हारा क्या। इतना कहते कहते विक्की चुप हो गया। उसे आगे कहना ठीक नहीं लगा, मगर अनिका ने विक्की की तरफ देखकर सख्त आवाज में कहा, विक्की तुम अपनी जबान पर लगाम रखो, तुम कुछ भी नहीं कह सकते। तभी विक्की ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। विक्की को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका की परेशानी क्या है, मगर विक्की भी इस वक्त नहीं जानता था कि अनिका इस वक्त सागर सान्याल के बारे में ही सोच रही थी या नहीं। तभी अनिका ने कहा, तुम्हें लग रहा है ना कि मैं सागर सान्याल के बारे में सोच रही हूँ और वो मेरा कुछ लगता है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। सागर सान्याल किस किस्म का आदमी है ये तो मुझे पहले से ही पता चल गया था, क्योंकि होटल में जब वो मुझसे मिला था उसी वक्त मैं उसके इरादे भांप गई थी। इतना कहने के बाद अनिका वो सब बातें विक्की को बताने लगी जो कुछ भी उसके और सागर सान्याल के बीच हुई थी, और किस तरह से सागर सान्याल अनिका के साथ पेश आया था। साथ ही साथ अनिका ने विक्की को ये भी बताया कि किस तरह सागर सान्याल इनडायरेक्टली अनिका के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था, मगर अनिका की शक्ति को देखते हुए वो उसमें कामयाब ना हो पाया। अनिका ने विक्की को आगे बताया कि अभी कुछ देर पहले ही सागर सान्याल उससे मिला था और वो उसी से ही मिलने के लिए गई थी। ये सब जानने के बाद विक्की अनिका की तरफ हैरानी से देखने लगा। उसने अनिका से कहा, इतनी सारी बातें हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। उतने में अनिका ने कहा, मैं क्या बताती और क्यों बताती? मुझे थोड़ी ना पता था कि जो शख्स अभी कुछ दिन पहले ही मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था या मुझे रोहित के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था वही कुसुम के केस का गुनहगार होगा। अगर मुझे पता होता तो मैं सबसे पहले ये बात तुम्हें बताती। और तो और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सागर सान्याल किस किस्म का आदमी है। ये इतना गिरा हुआ हो सकता है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये सारी बातें सुनने के बाद विक्की ने अनिका की तरफ देखकर कहा, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें सागर सान्याल के लिए बुरा नहीं लग रहा है तो फिर तुम इस तरह इस वक्त क्या सोच रही हो? क्योंकि देखो, मैं एक वकील हूँ अनिका, और तुम्हारे चेहरे को देखकर मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि तुम्हें किसी बात का तो बुरा लग रहा है, और मैं जानना चाहता हूँ कि वो बात आखिर क्या है। विक्की बेहद ही बेसब्र नजर आ रहा था। वो ये जानना चाहता था कि आखिर अनिका मन ही मन क्या सोच रही थी और उसे किस चीज़ के लिए बुरा लग रहा था, क्योंकि अनिका के भाव विक्की सब साफ समझ चुका था, और अनिका ने अब ये कह दिया था कि वो सागर सान्याल के बारे में नहीं सोच रही थी। तो इस कारण से अब विक्की को वो कारण जानना चाहता था जिसके कारण अनिका इस वक्त गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसने अनिका से धड़ल्ले से सवाल पूछ लिया था कि आखिर अनिका किस कारण से परेशान है। अनिका ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं कैसे बताऊं, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जो कुछ भी कहूँगी उसे सुनने के बाद तुम कैसा रिएक्ट करोगे या फिर तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। इसीलिए मैं एकदम से कंफ्यूज हो गई हूँ। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सोच कर मेरा दिमाग फट जाएगा। जितना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने दिमाग को आराम दूँ, मैं ज़्यादा परेशान ना रहूँ, उतना ही मेरे साथ उल्टा होता है। मेरे दिमाग पर इतना स्ट्रेस पड़ जाता है कि मेरा सर दर्द करने लगता है, और इस वक्त भी मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने ही ख्यालों में कहीं गुम हो जाऊंगी और मेरे ख्याल पूरे दिमाग पर अपना कंट्रोल बना लेंगे। अनिका जिस तरह की बातें कर रही थी विक्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अनिका की तरफ देखकर कहा, अनिका तुम सीधे सीधे मुझे ये बताओ कि वो कौन है जिसके कारण तुम परेशान हो, बस। ये सुनते ही अनिका ने तपाक से कहा, रोहित। गाइस, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। विक्की ने अनिका से जब पूछा कि वो किस कारण से परेशान है तो अनिका ने रोहित का नाम ले लिया था। अनिका के मुंह से रोहित का नाम सुनने के बाद विक्की उसे घूर कर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका रोहित को लेकर क्यों परेशान है और उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा था, क्योंकि विक्की ने यही सोचा था कि अनिका अब कुसुम के गुनहगार के बारे में जानकर खुश होगी
और वो अब आगे की लड़ाई के बारे में उसके साथ डिस्कस करेगी कि उसे आगे और क्या करना है और कैसे करना है। मगर इस वक्त अनिका कुछ और ही सोचने में लगी हुई थी, जिस कारण से विकी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अनिका ने जब रोहित का नाम लिया उसके बाद वो खामोश हो गई। उसकी आंखें इस वक्त साफ साफ ये बता रही थी कि उसके दिलो दिमाग में इस वक्त रोहित का ही ख्याल चल रहा था और अनिका सच में इस वक्त रोहित के बारे में ही सोचकर परेशान हो रही थी। और उसकी इस परेशानी का कारण कुछ और नहीं बल्कि अनिका का शक करना था, क्योंकि जब कुसुम के केस के सिलसिले में अनिका पुलिस स्टेशन गई थी और उसके बाद जब से उसने थोड़ी बहुत छानबीन की थी, तब से उसे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि रोहित ही वो शख्स था जो कुसुम का गुनहगार है। और अनिका का ये शक काफ़ी हद तक बढ़ गया था जब उसने पुलिस स्टेशन में रखे ट्रे में सिगार के कुछ टुकड़े और शराब की बोतलें देखे। ये वही सिगार और शराब की बोतलें थी जो अनिका ने एक रात रोहित के कमरे में देखी थी। इसके बाद से अनिका का शक यकीन में बदलने लगा था और वो इसे सोचने पर मजबूर हो गई थी कि कुसुम के केस के साथ रोहित का कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर था। मगर अभी थोड़ी देर पहले अनिका को जब ये पता चला कि कुसुम का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि सागर सान्याल है, उसके बाद अब उसे अंदर ही अंदर खुद पर बेहद शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसे मन ही मन यही लग रहा था कि उसने रोहित पर शक करके बहुत बड़ी भूल कर दी। साथ ही साथ अभी 1-2 दिन पहले रोहित का चेहरा अनिका को डरावना और एक डेविल जैसा नजर आने लगा था। वहीं अब धीरे धीरे अनिका को खुद पर शर्म आ रही थी। वो मन ही मन यही सोच रही थी कि आखिर वो रोहित से जब नज़रें मिलाएगी तो क्या कहेगी। हालांकि ये सारी बातें रोहित को नहीं पता थी, वो अब इन सब बातों से अनजान था। साथ ही साथ रोहित ये भी नहीं जानता था कि अनिका विकी के साथ मिलकर कुसुम के केस को रीओपन कराने की कोशिश कर रही है और उसी सिलसिले में वो कुसुम के गुनहगार के खिलाफ अपनी तरफ से सबूत ढूंढ रही है। मगर अनिका ये जानती थी कि जब भी वो रोहित की आंखों के सामने जाएगी, वो कहीं ना कहीं उससे बात करने में झिझक जाएगी और उसे अंदर ही अंदर बुरा लगेगा, क्योंकि अब ये पूरी तरह से साफ हो चुका था कि रोहित का कुसुम के केस के साथ कोई लेना देना नहीं था। उस शराब की बोतल और सिगार के टुकड़े का मिलना बस एक इत्तेफाक था, क्योंकि जो शराब रोहित पीता था और जो सिगार रोहित यूज़ करता था, वही दोनों चीज़ें सागर सान्याल भी इस्तेमाल किया करता था। इसी कारण से अब अनिका को समझ में आ गया कि उसे कितनी बड़ी गलतफहमी हो गई थी। अनिका ये सोच रही थी कि अगर उसने ये सब विकी को बताया तो ना जाने विकी क्या सोचेगा, क्योंकि अनिका जानती थी कि इस तरह अगर कोई भी औरत अपने पति पर शक करेगी तो तीसरा आदमी उसे जज करने की कोशिश करेगा ही और उसके बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेगा। इसी बात को लेकर इस वक्त अनिका गहरी सोच में चली गई थी। वो एक तरह से विकी की ये सारी बातें बताना भी चाहती थी और नहीं भी, मगर विकी इन सब से अनजान था और बस अनिका को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर जैसे जैसे भाव बदल रहे थे, विकी के सवाल भी अब बढ़ने लगे थे। वो बस अब ये जानना चाहता था कि आखिर अनिका ने रोहित के बारे में ऐसा क्या सोच लिया था, या फिर वो ऐसा रोहित के बारे में सोच कर क्यों परेशान हो गई थी। तभी यही सवाल विकी ने अनिका से पूछा। विकी को देखने के बाद अनिका को लगा कि अब उसे सच बता देना चाहिए। यही सोचने के बाद अनिका ने विकी को बताते हुए कहा, असल में बात यह है कि मैंने रोहित पर शक किया था। मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि कुसुम के केस के साथ रोहित का कुछ ना कुछ कनेक्शन जुड़ा हुआ है और मुझे कुछ सबूत भी ऐसे मिले थे जिसके बाद मेरा शक यकीन में बदलने लगा था। विकी ने जब ये सुना तो उसे हैरानी हुई। इसके बाद अनिका ने उसे सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद विकी शांत हो गया। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नज़र नहीं आ रहा था। विकी अंदर ही अंदर जानता था कि आखिर अनिका को एक बड़ी गलतफहमी हुई थी। वहीं अनिका ने जब विकी को शांत देखा, ये देखकर अनिका को थोड़ी बहुत हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर विकी कुछ कह क्यों नहीं रहा है। अनिका अब सोच में पड़ गई कि वो विकी से कुछ पूछे या नहीं। अनिका अब इन सब के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगी थी। आखिर में जब 5 मिनट के बाद भी विकी ने कुछ नहीं कहा तो अनिका ने सामने से ही पूछा, क्या हुआ विकी, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? मैं जानती हूँ तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, एंड तुम्हारा सोचना भी सही है। मैं ही पता नहीं कैसे लोगों के बहकावे में आ गई और रोहित पर शक करने लगी, पर अब मुझे ये बात अच्छे से पता चल गई कि रोहित ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता और कुसुम के केस के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। इतना कहने के बाद अनिका ने सामने से ही कहा, पर मैं भी क्या करती विकी, अगर मुझे मेरे अतीत के बारे में कुछ भी याद रहता तो आज ये सब नहीं होता। अनिका की पूरी बात सुनकर कुछ सोचने समझने के बाद विकी ने कहा, तुम्हें रोहित के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए, वो वाकई में एक बेहद ही अच्छा इंसान है। इतना कहने के बाद विकी शांत हो गया। अनिका इस बात से काफ़ी सरप्राइज हुई कि उसने ना तो अनिका को कुछ कहा और ना ही उसे कोई नसीहत दी। उल्टा वो रोहित के बारे में अच्छा कह रहा था
ये सुनने के बाद अनिका को कुछ समझ नहीं आया। उसने विकी की तरफ देख कर कहा, क्या मतलब? और तुम इतने अच्छे से कब से रोहित को जानने लगे? वो तो मैंने तुम्हें अभी ये सारी बातें बताई, इसलिए बाकी रोहित कैसा है, क्या है, ये तुम थोड़ी ना जानते हो। और वैसे भी कुछ बातें रोहित के बारे में ऐसी हैं जिनके बारे में सुनने के बाद कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाएगा और वो यही सोचने लगेगा कि आखिर रोहित इंसान किस तरह का है, और ख़ास करके मेरे जैसा इंसान जिसे अपना अतीत याद तक नहीं। वो तो यही सोचेगा, क्योंकि जब से मेरी याददाश्त गई है मुझे कई लोगों ने रोहित के खिलाफ़ कई सारी बातें कही हैं। उस हिसाब से अगर मैं चलने लगी तो मुझे रोहित बुरा इंसान ही नज़र आएगा। इतना कहने के बाद अनिका एक पल के लिए रुकी। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, मगर मैंने जो अपनी आंखों से देखा है उन पर विश्वास करूं तो मुझे यही लगता है कि रोहित एक बहुत ही अच्छा इंसान है, एंड ही इज़ ए परफेक्ट मैन। बाय द वे, ये तो रही मेरी बात, मगर तुम मुझे बताओ कि तुम रोहित के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या तुमने ये बात ऐसे ही कह दी या फिर इसके पीछे कोई कारण है? तभी विकी ने अनिका की तरफ देखकर अपने माथे की तरफ इशारा किया। उसके माथे पर हल्का सा जख्म नजर आ रहा था। उस जख्म को देखने के बाद अनिका हैरान हो गई। जब से वो विकी से मिली थी उसे काफ़ी वक्त हो गया था, मगर वो इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में थी कि उसने विकी की तरफ ध्यान से देखा ही नहीं था और ना ही उसे विकी के माथे पर चोट नजर आई थी। इस कारण से अनिका ने जब विकी के माथे पर वह चोट देखा तो एकदम से हैरान होकर वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने विकी की तरफ देखकर पूछा, विकी ये क्या हो गया तुम्हें? ये चोट कैसी लगी? अनिका ने जिस तरह से रिएक्ट किया उसे देखकर विकी की हंसी निकल गई। वो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करने लगा, मगर वो कामयाब नहीं हो पाया और वो ज़ोर ज़ोर से वहीं पेट पकड़कर हंसने लगा। अनिका ने जब विकी को इस तरह से हंसते हुए देखा तो उसने विकी को घूरा और सख्त आवाज़ में कहा, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना हंस रहे हो? मैंने सिंपल तरीके से तुमसे पूछा कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, मुझे बताओ अब। तभी विकी ने हंसना बंद किया और फिर उसने कहा, मतलब तुम अभी 20 मिनट से मेरे साथ हो और तुम्हें अब पता चल रहा है कि मेरे माथे पर चोट का निशान है, और वो भी मेरे बताने पर कि देखो मेरे सर पर चोट लगी है, और तुम तो बस इस चोट को देख रही हो। अंदर ही अंदर मैं पूरी तरह से घायल हूँ। कल तक तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वो तो आज तुमने मुझे जल्दी में बुला लिया, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आया हूँ। तुम्हें क्या पता कल मेरे साथ क्या हुआ था? बहुत बड़ी ट्रेजेडी होते होते रह गई। विक्की घुमा घुमा कर बातें अनिका के सामने रख रहा था और अनिका बेहद ही कंफ्यूज नज़र आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि विक्की के कहने का मतलब क्या था। तभी उसने विक्की की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। और किस ट्रेजेडी के बारे में बात कर रहे हो तुम घायल कैसे हुए थे? ये जो चोट तुम्हें आई है वो कैसे आई? क्या तुम कहीं गिर गए थे या फिर तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो गया था? ये सुनकर विक्की थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, कोई मुझे जान से मारने की कोशिश करना चाहता था और वो लगभग कामयाब होने वाला था। कल मैं जब एक सुनसान सड़क से अपने रूम की तरफ जा रहा था, उसी वक्त मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया और मेरे मुंह पर काला कपड़ा बांध दिया। उसके बाद वो लोग मुझे मारने लगे। अनिका को यह सब सुनने के बाद काफ़ी अजीब लगने लगा था। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिछली रात को विकी के साथ इतना सब कुछ हो गया था। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया इस प्रकार की घटना विकी के साथ हो सकती थी। और तो और अनिका ने कभी ये नहीं सोचा था कि कोई विकी को जान से मारने की कोशिश भी करेगा। तभी अनिका ने विकी की तरफ देखकर पूछा, तो फिर तुम वहाँ से बचकर कैसे निकले? तुम्हें किसने बचाया? इस सवाल को सुनने के बाद विकी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ गई। ये मुस्कान काफ़ी अलग थी। अनिका ने जब विकी के चेहरे पर उस मुस्कान को देखा तो उसे हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि इस सवाल पर विकी इस तरह से मुस्कुरा क्यों रहा है। अनिका ने अभी पूछना चाहा ही था कि तभी उसने देखा कि विकी के कुछ इशारे करके बता रहा था। अनिका को उसके इशारे समझ नहीं आ रहे थे। उसने विकी से पूछा, ये तुम इशारे क्यों कर रहे हो? जो कुछ भी है मुझे सीधे तरीके से बताओ कि आखिर तुम्हें कल बचाया किसने और वह कौन है जो तुम्हें जान से मारना चाह रहा था? विकी ने अनिका की तरफ देखकर कहा, अरे मैं इशारे तो कर रहा हूँ, मेरा ये इशारा क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? विकी ने जब ये कहा तो अनिका ने उसे घूरते हुए देखकर कहा, अगर मुझे समझ में आता तो मैं पूछती क्या? और देखो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे वापस लौटना है, इसलिए तुम मुझे जल्दी से बताओ और हमें आगे भी सोचना होगा कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि कुसुम का गुनहगार सागर सान्याल है और वो कोई आम आदमी नहीं है, इसलिए हमें बेहद ही सोच समझ कर अपने कदम बढ़ाने होंगे।
उतने में विकी ने कहा, तुमने ठीक कहा, पर वो तो हम बाद में देख लेंगे। तुम मुझे अभी ये बताओ कि क्या तुम सच में मेरा इशारा समझ नहीं रही हो? ये तो कितना आसान है। तुम उस शख्स को जानती हो जिसने मुझे कल बचाया। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विकी क्या कह रहा था, और अनिका अब ये भी सोच रही थी कि आखिर वो शख्स हो कौन सकता था जिसने विकी की जान बचाई होगी। अनिका काफ़ी देर तक सोचती रही कि आखिर विकी को बचाने वाला शख्स कौन होगा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिर में जब अनिका को कुछ समझ नहीं आया तो वो झल्ला गई। ये देख विकी ने सामने से ही कहा, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पति रोहित है, रोहित मारवा। विकी के मुंह से रोहित मारवा का नाम सुनने के बाद अनिका का रिएक्शन बहुत ही अजीब था। उसके चेहरे पर हैरानी साफ साफ नजर आ रही थी। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विकी के कहने का मतलब क्या था और कब रोहित ने उसकी जान बचाई थी। अनिका के मन में इस वक्त बहुत सारे सवाल चल रहे थे और अनिका उन सवालों का जवाब जानना चाहती थी। एक तरफ अनिका के मन में इतने सारे सवाल चल रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ रोहित इस वक्त अपनी प्रेसिडेंशियल सूट से बाहर निकल रहा था। उसने रिया को बाहर जाने के लिए मना लिया था और रिया ने भी खुशी खुशी रोहित को बाहर जाने के लिए कह दिया था। अब कमरे में तीनों बच्चे मौजूद थे और इस वक्त रोहित अकेले ही प्रेसिडेंशियल सूट के बाहर खड़ा था। उसने अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को भी ये कह दिया था कि वो अकेले ही कहीं कुछ काम से जा रहा है, इसलिए उसे किसी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत नहीं है। इतना कहने के बाद रोहित लिफ्ट से होते हुए होटल लॉबी तक आया और फिर मेन एंट्रेंस से होते हुए रोहित निकल गया। तो जैसे ही बाहर आया दरबान ने ड्राइवर को आवाज़ देना चाहा, मगर तभी रोहित ने दरबान को मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑटो से चला जाऊंगा, मुझे यहीं पास में ही कुछ काम है। इतना कहने के बाद रोहित वहाँ से निकल गया। वो कुछ दूर तक चलकर पैदल आया और फिर उसने सामने की सड़क की तरफ देखा। रोहित ने सामने की ओर देखकर मन में अंदाज़ा लगाया कि अनिका आगे जो बाजार था उसी तरफ गई होगी। तभी रोहित ने एक ऑटो का रुकवाया और उसी पर बैठकर बाजार की तरफ जाने लगा जिधर अनिका गई थी। रोहित को इस तरह ऑटो में जाते हुए देखकर दरबान को कुछ अजीब लगा, पर उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। इधर थोड़ी ही देर में रोहित ऑटो से उतरा और आसपास देखने लगा। तभी उसने कुछ सोचा और एक दुकान के अंदर चला गया। उस दुकान में जाकर उसने कुछ कपड़े खरीदे जो नॉर्मल कपड़े थे। हालांकि रोहित बेहद ही महंगे और स्टाइलिश कपड़े पहना करता था, मगर इस वक्त रोहित ने नॉर्मल सा एक शर्ट और एक पैंट खरीदा था। इसके बाद रोहित ने अपना ड्रेस उसी दुकान के चेंजिंग रूम में जाकर चेंज कर लिया और फिर उसने सर पर एक टोपी लगा ली। इसी के साथ रोहित ने अपनी आंखों पर काला चश्मा लगा लिया। रोहित ने अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया था। कोई भी शख्स जो रोहित को जानता था, अगर वो दूर से रोहित को इस वक्त देखता तो रोहित को पहचान नहीं पाता, क्योंकि रोहित बहुत ही अलग नज़र आ रहा था। ऊपर से उसने जिस तरह से टोपी पहनी थी, रोहित को पहचानना मुश्किल था। अब रोहित उस ड्रेस में उस दुकान से निकला और पैदल ही वहाँ से आगे बढ़ने लगा। रोहित भीड़ वाले एरिया में चला गया और इधर उधर देखने की कोशिश करने लगा, मगर वो कहीं ना कहीं सावधान नज़र आ रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसे अनिका की नज़रों में नहीं आना है। इसी कारण से वो सावधान होकर अनिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। रोहित ये नहीं जानता था कि अनिका इस वक्त कहाँ पर है। अनिका जिस कैफ़े के अंदर थी वो इस वक्त रोहित के सामने ही कुछ दूरी पर था, मगर रोहित को ये एहसास नहीं था कि उसके सामने कुछ दूरी पर जो कैफ़े मौजूद है उसी के पीछे वाले एरिया में अनिका विकी के साथ बैठी हुई थी। रोहित इस वक्त चारों तरफ अनिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए रोहित हर किसी को बेहद ही गौर से देख रहा था। इस वक्त रोहित ने अपना हुलिया बदल लिया था, इस कारण से उसे किसी भी बात का डर नहीं था। वो आराम से भीड़ भाड़ वाली गलियों के अंदर जाकर अनिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अनिका को ढूंढते हुए काफ़ी वक्त हो चला था, पर अब तक रोहित को अनिका नहीं नज़र आ रही थी। आखिर में रोहित एक बेंच पर बैठ गया और वो ये सोचने लगा कि आखिर अनिका गई तो गई कहाँ। रोहित सोच ही रहा था, इतने में रोहित के मन में यही ख्याल आया कि कहीं अनिका ने फिर से उसे झूठ तो नहीं कहा दिया था, क्योंकि अनिका ने उससे कहा था कि वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल के पास में ही जो बाज़ार है वहीं तक वो जाएगी, और इस वक्त रोहित उसी बाज़ार में मौजूद था। पर चारों तरफ ढूंढने के बाद भी अनिका रोहित को कहीं नज़र नहीं आई थी। इस कारण से अब रोहित के मन में एक के बाद एक अजीब से ख्याल आने लगे थे। काफ़ी देर हो जाने के बाद जब भी रोहित को कुछ नहीं सूझा तो अचानक से उसने अपना फ़ोन निकाल लिया। उसके बाद उसने वही नंबर निकाला जो पिछले दिन रोहित ने अनिका के फ़ोन से नोट किया था। उस नंबर को देखने के बाद रोहित ने अपने दूसरे सिम से उस नंबर पर कॉल लगाया, पर तभी उसे एहसास हो गया कि वो नंबर अब बंद हो चुका है। रोहित ने क्यों किया था ये इस वक्त बस वही जानता था।
इस वक्त उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसे अनिका की फिक्र हो रही थी। आखिर में उसने फैसला किया कि वो एक बार अनिका से फ़ोन पर बात करेगा, तब उसे चैन आएगी। तभी उसने देखा कि वो इस वक्त भीड़ भाड़ वाले इलाके में था। अगर वो इस वक्त अनिका को फ़ोन करता तो अनिका समझ जाती कि रोहित कहीं बाहर आया हुआ है, और ऐसा भी हो सकता है कि अनिका सावधान हो जाए। इसलिए रोहित अब कोई चांस नहीं लेना चाहता था। वो हर कदम सोच समझ कर आगे बढ़ाना चाह रहा था। नहीं तो रोहित ये भी जानता था कि अगर अनिका ने उसे इस जगह पर देख लिया तो फिर अनिका को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा और वो रोहित को गलत समझ बैठेगी। कुछ सोचने के बाद रोहित ने यह फैसला किया कि वो किनारे जाकर अनिका को फ़ोन करेगा और उससे बात करेगा। यही सोचते हुए रोहित उठकर भीड़ से दूर जाने लगा, जहाँ पर वो अनिका को निश्चिंत होकर फ़ोन कर सकता था। एक तरफ जहाँ रोहित के मन में ये सब चल रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से अनिका ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1 घंटा होने को था। अनिका ने जैसे ही अपनी घड़ी की ओर देखा, उसने विकी से कहा, अब मुझे जाना होगा, मैं अब तुमसे बाद में बात करती हूँ, और हमें आगे क्या करना है मुझे तुम बाद में बता देना। ये कहने के बाद अनिका जा ही रही थी कि इतने में विकी ने कहा, अरे तुम आगे सुनना नहीं चाहोगी कि तुम्हारे पति ने मुझे किस तरह बचाया और फिर मेरे साथ कल क्या हुआ था। ये सुनने के बाद अनिका रुक गई और सोचने लगी कि उसे विकी की बात भी सुननी थी और उसे जाना भी था। थोड़ी देर तक सोचने के बाद अनिका ने कहा, देखो मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम एक काम करो, मैं जब तक ऑटो ना पकड़ लूँ चलो मेरे साथ, हम पैदल सड़क तक चलते हैं, तुम तब तक मुझे बता दो बाकी की बातें। तभी विकी ने अनिका की तरफ देखा। अनिका ने हैरानी से उससे पूछा कि आखिर इस तरह से वो क्यों देख रहा है। इस पर विकी ने जवाब दिया, अनिका क्या तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो? अनिका ने निश्चिंत होकर कहा, अरे नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि रोहित इस वक्त बच्चों के साथ है और उसने सभी गार्ड्स को भी कह दिया है कि मैं अकेले ही कहीं जाना चाहती हूँ, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी इधर इतनी भीड़ है कि कोई हमें देख भी नहीं सकता, इसलिए हम निश्चिंत होकर चल सकते हैं। और वैसे भी ज़्यादा देर की तो बात नहीं है, तो तुम बाहर जाकर मुझे सड़क तक छोड़ दो, फिर मैं ऑटो करके चली जाऊँगी, उसके बाद तुम भी चले जाना। विकी को अनिका की ये बात ठीक लगी। वह उसके पीछे पीछे जाने लगा। दोनों कैफ़े से निकलकर बाहर आए। इसी बीच विकी अनिका को सारी बातें बता रहा था, जो कुछ भी कल रात को हुई थी। अनिका जैसे जैसे ये सारी बातें सुन रही थी, उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। अनिका ये बात सुनकर हैरान थी कि रोहित ने किस तरह अपनी जान पर खेल कर विकी की जान बचाई थी। अब अनिका के दिल में रोहित के लिए भाव बदलने लगे थे। अभी तक जो अनिका रोहित को शक की नज़रों से देख रही थी या देखते हुए आ रही थी, वो अब कहीं ना कहीं यही सोच रही थी कि उसने रोहित पर शक करके ठीक नहीं किया। उसे खुद की सोच पर गिल्टी महसूस हो रहा था। अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोगों की बातों पर क्यों आ गई थी। अनिका भी रोहित के बारे में सोच रही थी। इतने में उसे उस सीसीटीवी फुटेज की बात याद आई, जिससे अनिका को ये पता चलता कि आखिर सनी और रोहित के बीच टेरेस पर उस दिन क्या हुआ था। और जो फुटेज पैराडाइज इंटरनेशनल की सिक्योरिटी सिस्टम से गायब थी, उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में सोचने के बाद अनिका के मन में ये ख्याल आया कि हो सकता है उस फुटेज को रोहित ने नहीं बल्कि किसी और ने डिलीट कर दिया हो, क्योंकि अब रोहित के बारे में अनिका के पास शक करने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बचा था। ऊपर से अब उसे 2 बातें क्लियर हो गई थी कि रोहित का कुसुम के केस के साथ कोई लेना देना नहीं था, और अब जब विकी ने यह कहा था कि रोहित ने कैसे अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी, उसके बाद से अनिका भी ये सोचना भी नहीं चाहती थी कि रोहित कोई बुरा इंसान होगा या फिर उसके इस चेहरे के पीछे कोई और चेहरा होगा। अनिका यही सोचते हुए आगे बढ़ रही थी। इतने में विकी ने अनिका से कहा, जो भी हो, लेकिन तुम काफ़ी लकी हो। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि जो रोहित एक अनजान के लिए इतना कर सकता है, वो तुम्हारे लिए क्या क्या करेगा। क्योंकि सच कहूँ अनिका, अगर कल रोहित नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। और तुम यकीन नहीं करोगी अनिका, मेरे सामने 4-5 गुंडे थे जो मुझे पीट रहे थे, और उन सभी गुंडों को रोहित ने पीट कर भगाया। मैंने तो हालांकि ये सब देखा नहीं, क्योंकि मेरे चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था, मगर हाँ, मैं उनकी चीख को सुनकर और वहाँ क्या क्या हुआ ये इमेजिन करके तो मैं ये सब बता सकता हूँ। वैसे तुमने रोहित के शरीर में कोई चोट नहीं देखी क्या? मुझे तो आश्चर्य है कि तुम आज जब उनसे मिलने आई हो तो तुमने रोहित के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया। विकी की बातें सुनने के बाद अनिका को एहसास हुआ कि पिछली रात को जब रोहित घर पर आया था तो उसने ये गौर नहीं किया था कि रोहित को कहीं चोटें भी आई हैं या नहीं। ऊपर से अनिका खुद ही इतनी ज़्यादा डर गई थी और वो बेहोश हो गई थी। उसके बाद उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, मगर तभी उसने ये भी सोचा कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो बच्चों ने भी तो कुछ नहीं कहा। इसका मतलब ये था कि रोहित को चोटें ज़रूर अंदरूनी तौर पर आई होंगी
और अब अनिका मन ही मन यही सोचने लगी कि जब वो प्रेसिडेंशियल शूट जाएगी तो रोहित से उसके बारे में पूछेगी और देखेगी कहीं रोहित को ज़्यादा चोट तो नहीं आई है। अनिका ये सोच ही रही थी कि अचानक से उसके दिमाग में एक बात बिजली की तरह कौंधी और उसे एहसास हुआ कि वो ये सवाल रोहित से नहीं पूछ सकती थी, क्योंकि अगर उसने ये सवाल रोहित से पूछा तो फिर रोहित अनिका से ये सवाल पूछ बैठेगा कि आखिर उसे ये बात कैसे पता चली और उसे ये कैसे पता कि रोहित को चोट आई है। इस कारण से अनिका ने इस बात को इग्नोर कर दिया और वो आगे आगे चलने लगी। तभी विकी ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो अनिका, वहाँ ढेर सारी ऑटो हैं, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद तुम चली जाना। विकी की बात सुनने के बाद अनिका ने हाँ में सर हिलाया। उसके बाद उसने कहा, ये सारी बातें तो ठीक हैं, पर अब हमें क्या करना है? कुसुम का गुनहगार कौन है ये तो हमें पता चल गया, तो फिर अब तुमने आगे क्या सोचा है? हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? अनिका के मुंह से ये बात सुनने के बाद विकी ने कुछ देर तक सोचा और फिर कहा, मुझे आगे अच्छे से सोचना होगा, इसलिए तुम एक काम करो, तुम अभी जाओ, मैं भी आज कुछ सोच लूँगा, उसके बाद फिर तुम्हें बताऊँगा कि आगे हमें और क्या करना है। एक तरफ विकी और अनिका बातें करते हुए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ से रोहित उसी रास्ते पर था। उसने अनिका को अपने सामने ही देख लिया। अनिका को देखते ही रोहित के मुंह से एकाएक ही निकला, ये तो अनिका है, मगर ये किसके साथ है? गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। रोहित इस वक्त उसी गली से जा रहा था जिसके दूसरे छोर पर अनिका विकी के साथ चल रही थी और ऑटो स्टैंड के पास जा रही थी। इतने में रोहित की नज़र सामने दूर से जाती हुई अनिका पर पड़ी। हालांकि अनिका को रोहित ने साइड से देखा था, इस कारण से वो अभी तक विकी का चेहरा नहीं देख पाया था, मगर रोहित ये समझ गया था कि अनिका किसी लड़के के साथ है और वो उसी के साथ साथ सड़क पर चली जा रही है। रोहित ने जब अपनी पत्नी अनिका को किसी लड़के के साथ देखा तो उसकी पूरी दुनिया हिल गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने 2-3 बार अपनी आंखों को मसल कर वापस से अनिका की तरफ देखा। हालांकि अनिका इन सब से बेखबर विकी के साथ अपनी ही धुन में चली जा रही थी। अनिका को रोहित ने जब देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने अपना फ़ोन अपनी जेब में रखा और फिर अपनी टोपी को सही किया। इसके बाद उसने अपना चश्मा ठीक किया और फिर भीड़ के बीच खो गया और सावधान होकर उस शख्स को देखने की कोशिश करने लगा जो अनिका के साथ चल रहा था। हालांकि उस जगह पर भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि रोहित पूरी कोशिश कर रहा था कि वो आगे जाकर उस शख्स को देख सके, मगर रोहित नाकामयाब हो रहा था। वहीं अनिका इन सबसे बेखबर विकी के साथ आगे बढ़ रही थी। दोनों थोड़ी ही देर में ऑटो स्टैंड पहुंच गए। अनिका को ऑटो में बिठाने के बाद विकी ने उससे कहा, ठीक है अनिका, तुम वापस जाओ, मैं भी अपने रूम में जाकर सोचता हूँ कि हमें आगे अब क्या करना होगा और कैसे करना है। मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगा जब भी आगे हमें मिलना होगा। इतना कहकर विक्की चुप हो ही गया। इतने में अनिका ने उससे कहा, देखो, जैसे कल तुमने मुझे अचानक से फ़ोन कर दिया था वैसे मत कर देना, क्योंकि मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। रोहित मेरे अगल बगल ही रहता है और कई बार तो ऐसा भी होता है कि फ़ोन मुझसे दूर रहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन रोहित उठा ले। हालांकि वो बिना पूछे फ़ोन उठाएगा तो नहीं, मगर फिर भी हम कोई चांस नहीं ले सकते और अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमें सावधान होकर आगे का काम करना चाहिए। कुछ दिनों तक तो हम बहुत ही सावधान रहना चाहिए। इतना कहने के बाद अनिका थोड़ी देर चुप हो गई, मगर अनिका के चेहरे को देखकर विकी समझ गया कि उसे और भी कुछ कहना था। उसने अनिका की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ अनिका, तुम कुछ कहना चाहती हो? आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये सुनते ही अनिका ने इत्तेफाक से कहा, मैं यही कह रही थी कि अब हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह कहीं मिलकर अपनी बातें कर लें और प्लान कर लें कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि फ़ोन पर खुलकर बातें नहीं हो पाएंगी। अनिका ने जैसे ही ये कहा, विकी उसकी तरफ देखकर बोला, और क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि तुम्हारा बार बार इस तरह से निकलना। विकी आगे कुछ कहता इससे पहले ही उसकी बात को काटते हुए अनिका ने कहा, मैं जानती हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बार बार रोहित को झूठ बोल कर आना मुझे भी ठीक नहीं लगता, इसलिए देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। अगर नहीं होगा तो हम पैराडाइज इंटरनेशनल में ही कहीं मिलेंगे, वो इतना बड़ा होटल है, हम कहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि कैफ़े में मिलना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि वहाँ सीनियर मैनेजर भी रहता है और भी बाकी लोग रहते हैं, और तुम बार बार वहाँ आओगे और हंगामा करोगे तो रोहित के होटल की कैफ़े का लोगों पर इम्प्रेशन ख़राब होगा। बाकी लोगों को लगेगा कि उनकी सर्विस ठीक नहीं है।
विकी समझ रहा था कि अनिका आखिर क्या बात कर रही थी। अनिका को इसी बात की चिंता थी कि कहीं उसके कारण रोहित के होटल की इमेज खराब ना हो जाए, इसलिए वो इस बात को विकी को बता रही थी और विकी भी उसकी बात को समझ रहा था। विकी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, तुम अभी जाओ, तुम्हें भी काफ़ी देर हो गई होगी। इतना कहने के बाद विकी वहाँ से जाने लगा। हालांकि उन्हीं से कुछ दूरी पर रोहित ये सब कुछ देख रहा था। उसने मगर अभी तक विकी का चेहरा नहीं देखा था। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, मगर तभी उसने देखा कि विकी आगे बढ़ गया है और वो कहीं जा रहा है और अनिका ऑटो में बैठकर वहाँ से निकल गई थी। रोहित ने जब ये देखा तो उसने सोचा कि अब वो शख्स का पीछा करेगा जिसके साथ उसने अपनी पत्नी को देखा था। विकी आगे जा रहा था और रोहित उसके पीछे थोड़ी ही दूरी पर था। उन दोनों के बीच कई सारे लोग थे। इस वक्त उस जगह पर काफ़ी भीड़ हो गई थी। सारे लोग इधर उधर आ जा रहे थे, मगर रोहित की नज़रें लगातार सामने विकी पर बनी हुई थी। वो अब ये जानना चाहता था कि आखिर कौन हो सकता है जिससे अनिका मिलने आई थी। अनिका ने रोहित को झूठ कहा था कि वो अपने साथ वक्त बिताने के लिए बाजार की तरफ जा रही है, क्योंकि उसे होटल में बेचैनी होने लगी थी। रोहित अब यही सब सोचते हुए आगे बढ़ रहा था। इतने में उसने देखा कि उसकी नज़रों से विकी गायब है। अपने आगे जब रोहित ने उस शख्स को नहीं देखा तो बुरी तरह से परेशान हो गया। उसने इधर उधर देखा। रोहित ये सोचने लगा कि अचानक वो शख्स कहाँ चला गया। कहीं उसे ये तो नहीं पता चल गया कि रोहित उसका पीछा कर रहा है। रोहित ने तभी अपने आप को देखा। वो जिस हुलिया में आया था उसे इस वक्त कोई भी पहचान नहीं सकता था। रोहित अब तेज़ गति से आगे की तरफ जाने लगा। वो काफ़ी दूर तक दौड़ते हुए गया, मगर उसने विकी को कहीं नहीं पाया। विकी को कहीं ना पाकर रोहित ने अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए खुद से कहा कि आज वो शख्स का चेहरा नहीं देख पाया जिससे अनिका मिलने आई थी और जो कहीं ना कहीं अनिका का दोस्त था। अब रोहित ये भी समझ गया था कि यही वो शख्स होगा जो अनिका को मैसेज करता था और अनिका जिससे बातें करती थी। इस वक्त रोहित को अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसे अंदर ही अंदर यही लग रहा था कि उसने एक बहुत ही बढ़िया मौका गंवा दिया। तभी रोहित ने देखा कि घड़ी में 12:30 बज चुके हैं। समय को देखते हुए उसे एहसास हुआ कि अनिका थोड़ी ही देर में होटल पहुंच जाएगी। तभी रोहित ने मन ही मन ये फैसला किया कि अगर वो चाहे भी तो अब अनिका से पहले होटल नहीं पहुंच पाएगा। इस कारण से वो किनारे चला गया और जाकर एक बेंच पर बैठ गया। वो इस वक्त थोड़ी सी शांति चाहता था ताकि वो सोच सके कि उसे अब आगे क्या करना है। क्या उसे अनिका से सीधे तरीके से बात करनी चाहिए या फिर वो ऐसे ही अनिका को अपनी मर्जी का करने दे, क्योंकि रोहित ये बात भी जानता था कि अगर वो अनिका से सख्ती से पेश आया तो फिर अनिका की तबीयत खराब हो सकती थी और उसके दिमाग पर प्रेशर पड़ सकता था और रोहित नहीं चाहता था कि अनिका के दिमाग पर किसी भी तरह का स्ट्रेस पड़े और वो परेशान हो। रोहित के सामने बहुत बड़ी उलझन आ गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं रोहित को अब यही लगने लगा था कि उसके और अनिका के जो रिश्ते सुधारने वाले थे वो अब लगातार बिगड़ रहे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब दोनों अलग हो जाएंगे। ये सोचते ही रोहित के रोंगटे खड़े हो जाते थे। उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगते थे। वो अनिका से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। रोहित को तीनों बच्चों की याद आने लगती थी। रोहित कभी नहीं चाहता था कि वापस से सब कुछ पहले जैसा हो जाए जब वो अनिका से नहीं मिला था। उस वक्त रिया अनिका के साथ रहती थी और आर्यन रोहित के साथ। रोहित इस वक्त ये सोच कर ही घबरा गया था कि अगर रोहित और अनिका अलग हुए तो रिया वापस से अनिका के पास रहने के लिए चली जाएगी और रोहित ये हरगिज नहीं चाहता था। वो ये नहीं चाहता था कि तीनों बच्चे उससे अलग हों या फिर कोई भी बच्चा अलग हो। रोहित सर पकड़ कर बैठा हुआ था। इतने में उसका फ़ोन बजा। रोहित इतनी ज़्यादा टेंशन में था कि उसने फ़ोन की आवाज़ नहीं सुनी। रोहित अभी अपनी ही टेंशन में था। इतने में उसका फ़ोन फिर से बजा। इस बार रोहित का ध्यान फ़ोन की आवाज़ से टूटा। उसने जब फ़ोन की तरफ देखा तो दादी माँ का नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। दादी माँ का नंबर देखते ही रोहित समझ गया कि अगर उसने अभी फ़ोन उठाया तो दादी माँ को पता चल जाएगा कि रोहित इस वक्त उदास है और रोहित ये नहीं चाहता था कि दादी माँ को रोहित के बारे में पता चले। और तो रोहित की आंखें इस वक्त नम थी, मगर रोहित ने अपने इस भाव को अपनी आंखों में लगाए चश्मा के सहारे छुपा लिया था। रोहित नहीं चाहता था कि वो इस तरह से आंसू बहाए या फिर लोग उसे उदास देखें। वो अपने ही अंदाज में चुपचाप बैठा हुआ था। थोड़ी देर में फ़ोन का बजना बंद हो गया। तब रोहित ने राहत की सांस ली। उसने सोचा कि वो बाद में जब नॉर्मल हो जाएगा तब अपनी दादी माँ को फ़ोन कर देगा। एक तरफ जहाँ रोहित बैठकर ये सब सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ अनिका ने जैसे ही प्रेसिडेंशियल सूट के अंदर कदम रखा, उसने देखा कि वहाँ पर कहीं भी कोई नहीं है। उसे तभी ख्याल आया कि सारे लोग बच्चों के कमरे में होंगे। तभी अनिका बच्चों के कमरे में गई।
उसने जब वहां जाकर देखा तो पाया कि रिया अपने फ़ोन में कोई गेम खेल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अलेक्जेंडर और आर्यन चेस खेलने में मशगूल थे। अनिका ने इधर उधर नजरें घुमाई, मगर उसे रोहित कहीं नहीं दिखा। रोहित को कहीं ना देखकर अनिका को थोड़ा अजीब लगा। वो कमरे के अंदर आई, मगर तीनों बच्चों को पता ही नहीं चला कि उनकी मम्मा कमरे में आई है। तभी अनिका ने रिया की तरफ देखकर पूछा, रोहित कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहा। अनिका की आवाज़ सुनते ही रिया का ध्यान भटका। उसने जब अपनी मम्मा की तरफ देखा तो उसने अपना फ़ोन छोड़ दिया और वो उछलते हुए बिस्तर से कूदी और अपनी मम्मा से लिपट गई। तभी अलेक्जेंडर और आर्यन का भी ध्यान टूटा। उन दोनों ने भी अनिका की ओर देखा। दोनों अभी मम्मा को देखकर खुश थे, मगर तभी अलेक्जेंडर ने अनिका से कहा, मम्मा डैड को अचानक से किसी मीटिंग में जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने कहा कि वो बाद में हमारे साथ गेम खेलेंगे और साथ ही साथ। अलेक्जेंडर आगे कहता इससे पहले रिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। उसने अलेक्जेंडर से कहा, डैड ने मुझे कहा है ना, तो मुझे बताने दो, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? इतना कहने के बाद रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा, वो मम्मा डैड को एक मीटिंग में जाना पड़ा और इसी के साथ वो उधर से ही सनी चाचू से मिलने के लिए जाएंगे। इतना कहने के बाद रिया चुप हो गई। अनिका को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, मगर उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने रिया के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, और तुम लोग क्या कर रहे थे? बोर तो नहीं हुए? रिया ने अनिका की ओर देखकर कहा, ओह मम्मा, आपको लगता है अगर मैं कोई गेम खेल रही होंगी तो मैं बोर होंगी? और इन दोनों को भी देखिए, इन्हें चेस खेलने का मौका मिल गया। आप बताइए, आपको कैसा लगा? आपकी बेचैनी दूर हुई? आपने क्या क्या किया? रिया ने जब ये सवाल पूछा तो अनिका थोड़ी हड़बड़ा गई, क्योंकि वो पहले से प्रिपेयर नहीं थी। उसने सोचा नहीं था कि वो जब घर जाएगी तो सभी को क्या क्या जवाब देगी, क्योंकि अनिका ने कुछ सोचा भी नहीं था और ना ही कुछ ऐसा किया था जिसे वो अपने तीनों बच्चों को बता सके। और अनिका ने सच में जो बाहर जाकर किया था वो तीनों बच्चों को नहीं बता सकती थी। इस कारण से अनिका अब सोच में पड़ गई कि आखिर वो क्या कहे। तभी अनिका को अचानक से यह एहसास हुआ कि रोहित अचानक क्यों सनी का हाल चाल पूछने हॉस्पिटल गया है। ये ख्याल आते ही अब अनिका ये सोचने लगी कि क्या सच में रोहित को सनी की इतनी फिक्र है, और अगर उसे सच में सनी की इतनी फिक्र है तो फिर उस दिन टेरेस पर आखिर क्या हुआ था। ये सब सोचते हुए अनिका लिविंग रूम में आ गई और सोफे पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अनिका जहाँ ये सब सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कांस्टेबल से कहा, जल्दी मेरे साथ चल, टाइम नहीं है। इतना कहने के साथ ही इंस्पेक्टर गैरीवाल थाने से बाहर निकल गए। उनके पीछे पीछे कांस्टेबल भी दौड़ा। वो यही सोच रहा था कि अब आखिर क्या हो गया था। इंस्पेक्टर गैरीवाल थाने से निकलकर अपनी जीप में बैठ गए। उनके साथ उनका कांस्टेबल भी आकर बैठ गया। अपनी जीप में बैठकर तेज़ रफ्तार से इंस्पेक्टर साहब कहीं निकल पड़े। उनके मन में एक बेचैनी उठी हुई थी। उनके चेहरे को देखकर लग रहा था कि उन्हें किसी से मिलने जाना है। इस कारण से वो जल्दी जल्दी अपनी जीप को आगे बढ़ाते हुए तेज़ रफ्तार में जा रहे थे। उनके बगल में बैठे कांस्टेबल को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इंस्पेक्टर गैरीवाल इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रहे हैं। जब उसे कुछ अजीब लगा तो उसने इंस्पेक्टर गैरीवाल से पूछा, साहब, हम इतनी स्पीड में कहाँ जा रहे हैं? आपको किससे मिलने जाना है? ये सुनने के बाद अचानक से इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कांस्टेबल की तरफ देखकर कहा, एक बहुत ही ज़रूरी काम है और मुझे जिस शख्स से मिलने जाना है उससे मिलना मेरे लिए आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं उससे नहीं मिला तो फिर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हें ये सब कुछ समझ नहीं आएगा। तुम चुपचाप बैठो और मेरे साथ चलो, और इतना तुम जान लो कि ये सारी बातें तुम्हें किसी से कहनी नहीं है, ठीक है? इंस्पेक्टर गैरीवाल की बात खत्म होने के बाद कांस्टेबल उनकी तरफ देखने लगा। इंस्पेक्टर गैरीवाल को जब ये एहसास हुआ तो उन्होंने उसे दोबारा से कहा, इस तरह से क्या घूर रहे हो? मैंने तुम पर भरोसा किया है, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे भरोसे को तोड़ोगे नहीं। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल सामने की तरफ देखकर गाड़ी आगे बढ़ाने लगे। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। आसमान में हल्की हल्की धूप दिखाई दे रही थी। मौसम साफ लग रहा था, मगर इंस्पेक्टर गैरीवाल का मन बहुत ही बेचैन नजर आ रहा था। उनके मन में एक तूफान सा उठा हुआ था। उन्हें बार बार पसीने आ रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक चाय की टपरी पर इंस्पेक्टर गैरीवाल ने अपनी जीप रोक दी। हालांकि उस चाय की टपरी पर काफ़ी भीड़ नहीं थी। कांस्टेबल ने जब ये देखा तो उसे अजीब लगा, क्योंकि वो शहर के इलाके से थोड़ी दूरी पर आ गए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साहब करना क्या चाहते हैं और उन्होंने गाड़ी को इस जगह पर क्यों रोका था, क्योंकि अगर इंस्पेक्टर गैरीवाल को किसी से मिलना ही था तो शहर में कई अच्छी जगहें थी। तभी कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर गैरीवाल की तरफ देखकर पूछा,
साहब, क्या हम यहाँ पर चाय पीने आए हैं? अगर आपको चाय पीना था तो मैं आपको बताता एक बढ़िया जगह। वहाँ पर आप उस शख्स से मिल भी लेते और चाय भी बढ़िया मिल जाती। इतने में इंस्पेक्टर गैरीवाल ने उसकी तरफ घूरा और दांत भींचते हुए कहा, तुम्हें चुपचाप रहने के लिए कहा गया है ना? तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो। अगर तुम्हें चाय पीनी है तो तुम जाकर चाय पी सकते हो। मुझे यहाँ किसी और से काम है, इसलिए तुम जाओ और चाय पियो। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गैरीवाल चुप हो गए, पर तभी उन्होंने देखा कि कांस्टेबल भी चुपचाप गाड़ी में बैठा है। ये देखकर इंस्पेक्टर ने फिर से कांस्टेबल की तरफ देखा और कहा, अरे क्या हुआ? जाओ, जाकर तुम चाय पी कर आओ, तब तक मैं अपना काम निपटा लूँगा। अब चलो निकलो। आखिर में कांस्टेबल को इंस्पेक्टर गैरीवाल की बात माननी ही पड़ी। वो जीप से उतरा और सामने चाय की टपरी पर चला गया। अब इंस्पेक्टर गैरीवाल भी जीप से उतरकर यहाँ वहाँ टहलने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी के आने का बेसब्री से इंतज़ार था। साथ ही साथ वो मन में यही सोच रहे थे कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो फिर वो कांस्टेबल को अपने साथ लेकर आए हैं। वो अभी यही सब सोच रहे थे कि इतने में पीछे से आवाज़ आई, तो इस जगह पर मुझे आपने क्यों बुलाया इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर गैरीवाल ने जब उस शख्स की आवाज़ सुनी तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक शख्स सूट बूट पहने खड़ा था। वो शख्स और कोई नहीं बल्कि विकी था। वही विकी जो अनिका के साथ कुसुम के केस को रीओपन करवाना चाह रहा था। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने जब विकी को अपने सामने देखा तो उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तो कैसे हैं विकी साहब? आपसे मिलकर खुशी हुई। ये सुन विकी ने इंस्पेक्टर गैरीवाल की तरफ देखकर अजीब तरह से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आपने मुझे अचानक से यहाँ पर मिलने बुलाया। मैं तो घर में आराम कर रहा था। आपकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आपको काफ़ी जल्दी थी और आप काफ़ी बेचैन नज़र आ रहे थे मुझसे मिलने के लिए। तो बताइए क्या काम है आपको मुझसे? विकी की बात सुनते ही इंस्पेक्टर गैरीवाल हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे विकी साहब, आप इतने टेंशन में क्यों आ गए? चाय पियेंगे? बोलिए। विकी समझ गया कि इंस्पेक्टर गैरीवाल ने उसे कुसुम के केस के बारे में ही कुछ बातें करने के लिए बुलाया होगा, फिर कुछ ऐसी बातें जो वो इस जगह पर ही कर सकता था। मगर विकी भी अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार था। उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर इंस्पेक्टर गैरीवाल से कहा, देखिए, मैं जल्दी में चाय नहीं पीता और अगर मुझे चाय पीनी भी होगी तो मैं जाकर पी लूँगा। सामने ही चाय की टपरी है। खैर, मुझे आप ये बताइए कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि मैं आपके चेहरे को देखकर ही बता सकता हूँ कि आपने मुझे इतनी दूर चाय पीने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। विकी जिस तरह से सीधी सीधी बातें कर रहा था, इंस्पेक्टर गैरीवाल हैरान हो गए थे। उन्होंने सोचा था कि वो विकी से आराम से बातें करेंगे, इसलिए उन्होंने विकी को इस जगह पर बुलाया था, मगर अब सब कुछ उल्टा ही नज़र आ रहा था। हालांकि इंस्पेक्टर गैरीवाल इस बात को लेकर भी चिंता में थे कि पिछली रात उन्होंने विकी के लिए जो गुंडे भिजवाए थे वो अपने काम में नाकामयाब रहे थे और ये बात इंस्पेक्टर गैरीवाल अच्छी तरह से जानते थे और वो ये नहीं चाहते थे कि ये बात विकी को पता चले। इस कारण से उन्होंने विकी की तरफ देखकर कहा, देखिए, अगर आप सीधे तरीके से बात करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं उसी केस के बारे में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आप समझ रहे हैं ना? विकी ने जैसे ही ये सुना वो एक पल में समझ गया कि आखिर इंस्पेक्टर गैरीवाल किस बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि इंस्पेक्टर गैरीवाल ने जब विकी को कॉल किया था उसी वक्त विकी ने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि ऐसा ही कुछ होगा। विकी ने इंस्पेक्टर गैरीवाल की तरफ देखकर कहा, जी हाँ, मैं समझ रहा हूँ। आपको कुसुम के केस के बारे में बात कर रहे हैं, पर उसमें बात करने लायक है क्या? आपने तो उस केस को बंद कर दिया था, तो फिर अब क्या रह गया? इतना कहकर विकी चुप हो गया। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने जैसे ही ये बात सुनी उन्होंने झूठी हंसी हंसते हुए कहा, अरे विकी साहब, आप भी क्या मजाक करते हैं? आप तो ऐसा दिखा रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। इंस्पेक्टर गैरीवाल की बात सुनने के बाद विकी ने इत्तेफाक से जवाब दिया, मुझे क्या पता होगा? ये तो पूरे मनाली शहर को पता है कि कुसुम का केस बंद हो चुका है और उसकी माँ ही कुसुम की गुनहगार है आपके हिसाब से। इतना कहकर विकी चुप होकर इंस्पेक्टर गैरीवाल को घूरने लगा। जब इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कुछ नहीं कहा तो विकी ने अपने चेहरे के भाव बदलते हुए कहा, मगर अब बहुत जल्द ये सबको पता चलेगा कि आखिर कुसुम का असली गुनहगार कौन था, और मैं आपको वादा करता हूँ जब ये बात सबको पता चलेगी उस वक्त हो सकता है कि, वैसे मैं आपको धमकी तो नहीं दे रहा, मगर हो सकता है लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश आपको देखने को मिले। वो क्या है ना, मेरे काम करने का तरीका ही यही है। उसकी बातों ने इंस्पेक्टर गैरीवाल को टेंशन में डाल दिया था। वो जहां अपना काम बनवाने आए थे वहीं विकी की बातें उनके काम को बिगाड़ने पर तुली हुई थी। तभी विकी ने अपने से एक दांव खेला और उसने इंस्पेक्टर गैरीवाल की तरफ देखकर सामने से कहा,
अब आप खुद ही देखिए इस केस में मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ कि मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर हासिल होगा ही, क्योंकि मुझे पता है कि कुसुम का गुनहगार जो भी है वो इस वक्त खुला घूम रहा है। तभी इंस्पेक्टर गैरीवाल ने विकी की तरफ देखकर कहा, विकी साहब, शायद आपको गलतफहमी हुई है। आप इस केस को चाहे कितनी भी बार खुलवा लीजिए, पूछताछ कर लीजिए, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि जो हुआ ही नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा। और तो और ये बात हर कोई जानता है कि कुसुम की माँ ने ही कुसुम का खून किया है। तो फिर आप इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं मान लेते कि हाँ ऐसा ही हुआ है? क्या आपको लगता है कि मेरे जैसा इंस्पेक्टर झूठ बोलेगा या फिर अपनी छानबीन झूठी रखेगा? तभी इंस्पेक्टर गैरीवाल की तरफ देखकर विकी हंस पड़ा। उसकी हंसी में एक कटाक्ष था। इस कदर इंस्पेक्टर गैरीवाल ने विकी को हंसते हुए देखा तो उसने फिर से कहा, विकी साहब, मैं आपको यही कहूँगा कि आप काफ़ी बड़े और नामी वकील हैं। आपके पास कई सारे केसेस आते होंगे। आप क्यों इन सब के पीछे पड़े हैं? आपको वैसे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला, ऊपर से आपका समय जाएगा सो अलग। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे भाई, हम तो वो सेवा करने के लिए हैं और हम उसी नाते आपको समझा रहे हैं। मेरा बस यही कहना है कि जो केस पहले ही बंद हो चुका है उसे केस को रीओपन करा कर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये सुनते ही इंस्पेक्टर गैरीवाल की तरफ देखकर विकी ने कहा, हाँ सही कहा आपने, मुझे भी यही लगता था। मगर कल मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि इस केस से कोई ना कोई जुड़ा हुआ ज़रूर है जो नहीं चाहता कि मैं इस केस को दोबारा रीओपन कराऊं। विकी ने जैसे ही ये कहा, इंस्पेक्टर गैरीवाल के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने अपने भाव को नॉर्मल करते हुए कहा, क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तभी विकी ने कहा, कल मुझे मरवाने के लिए किसी ने 4-5 गुंडे भेजे थे। अब आप खुद सोचिए, जो भी वो शख्स होगा उसे ये पता चल गया होगा कि एक विकी नाम का वकील कुसुम के केस को कोर्ट में रीओपन करवाने की कोशिश कर रहा है और वो उसके लिए सबूत ढूंढ रहा है। इस कारण से ही तो वो डर गया है और उसने मुझे मरवाने की कोशिश की। अब तो बात क्लियर है। मैंने पहले सोचा भी था कि अगर मुझे कुछ यहाँ नहीं मिलेगा तो मैं वापस चला जाऊँगा, मगर अब मुझे यकीन हो गया कि कुसुम के केस की छानबीन से कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा ही, और मैं बहुत जल्द ही उसके गुनहगार को सबके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। आप बस देखते जाइए। ये कहकर विकी ने गहरी सांस ली और फिर आगे कहना शुरू किया, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होगा, और हाँ, ज़रूरत पड़े तो कोर्ट में आपको भी मैं बुला लूँगा। अब आपने इस केस को हैंडल किया है तो आपको भी तो कोर्ट में जवाब देना ही होगा कि आपने इस केस को कहाँ से और किस तरह से सॉल्व किया। इंस्पेक्टर गैरीवाल ने जब विकी की बातें सुनी तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो जो सोच कर आए थे उनके साथ उससे उल्टा ही हुआ था। वहीं विक्की ने भी अब काफ़ी कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था। उसे समझ में आ गया था कि इंस्पेक्टर गैरीवाल को उसने अच्छा जवाब दिया है। इंस्पेक्टर गैरीवाल को जब सब कुछ समझ नहीं आया तो अचानक से उन्होंने अपनी तरफ से बात बनाते हुए विक्की की तरफ देख कर कहा, अरे साहब, आप पर कोई जानलेवा हमला क्यों करने की कोशिश करेगा? और वो कौन थे? आपने बताया क्यों नहीं? आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवाई? मैं उसे 24 घंटे के अंदर पकड़ लूँगा। आप कहिए तो बताइए, आपने उन लोगों का चेहरा देखा? वो कैसे दिखाई देते थे? और उन्होंने आपको कहाँ कहाँ पीटा? आपके साथ क्या हुआ? आप मुझे पूरी बात बताइए। देखिएगा, मैं कुछ ही घंटों में उन सभी को आपके सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। विक्की ने जब ये सुना तो अचानक से उसके दिमाग में एक बात याद आई। उसने पहले इंस्पेक्टर गैरीवाल की तरफ देखकर कहा, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तभी इंस्पेक्टर गैरीवाल ने कहा, अरे आप बताइए तो। वैसे आपने उन गुंडों का चेहरा तो नहीं देखा होगा? उन्होंने आपके मुंह पर काला कपड़ा जो बांध दिया था। इंस्पेक्टर गैरीवाल के मुंह से जैसे ही ये निकला, विक्की ने तपाक से कहा, ये बात आपको कैसे पता है कि उन्होंने मेरे मुंह पर काला कपड़ा बांधा था? ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं।